बाजारों में ऊपरी स्तरों से आती हुई तेज मुनाफा वसूली और दिन के निचले स्तरों के आसपास करते हुए कारोबार लगातार छठे दिन मजबूती के संकेत के बाद अब आई है एक साइजेबल मुनाफा वसूली। तो अब बड़ा सवाल है कि ये गिरावट खरीदने का वक्त है या फिर इस रिकवरी में, इस करेक्शन में तेजी हो चुकी है पूरी। ढेर सारे सवाल हैं आपके दिमाग में, चलिए तैयारी करते हैं फाइनल ट्रेड की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। पासा पूरी तरह से पलट गया बाजार का सर, जो सुबह थोड़ा अच्छा माहौल था सुबह, इसीलिए आज लगातार छठे दिन बहुत कोशिश किया है, बहुत कोशिश किया कि व्यू पॉजिटिव रखिए, लेकिन तैयारी रखिए कि ऊपर के लेवल से आपको प्रॉफिट बुकिंग कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। डिसिप्लिन नहीं छोड़ना है, एब्सोल्युटली। तेजी में और बुलिश नहीं होना है और मंदी में और बेरिश नहीं होना है। एग्जैक्टली, वहाँ डरना नहीं है, यहाँ और एक्साइटेड नहीं होना है। यही बाजार है, रेंज बाउंड मार्केट में यही होता है। बट ठीक है, हम कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग लेवल्स के आसपास पहुंचे हैं, तो चलिए देख लेते हैं इस वक्त की, अब तक की बाजार की बड़ी बातें क्या है। तेज मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से आती दिख रही, लगभग 350 अंक फिसल चुका है निफ्टी ऊपरी स्तरों से और दिन के निचले स्तरों के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो ऊपरी स्तरों से लगभग 650-700 पॉइंट फिसला है, अब 35,000 के भी नीचे, 34,900 के भी नीचे आता हुआ दिख रहा है। 800 अंकों का नुकसान आपको सेंसेक्स में दिखेगा इस वक्त, और ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो लगभग 1000 पॉइंट फिसल चुका है सेंसेक्स भी। तो ये है तेज प्रॉफिट बुकिंग आज के सेशन में आती हुई। कहाँ से आ रही है? मेटल कमज़ोर, आईटी कमज़ोर, ऑयल एंड गैस कमज़ोर। ये तीन सेक्टर ऐसे हैं जो कमज़ोर है। आपको याद होगा कि बाजार में जब भी रिवर्सल होगा तो ऑयल एंड गैस, मेटल आपको कमज़ोरी दिखाएंगे और बाकी जो मजबूती दिखाएंगे वो अपनी जगह है ही। जो ऑटो, एफएमसीजी और रियल एस्टेट, ये शेयर तीन स्पेस ऐसी हैं जहाँ हल्की फुल्की खरीदारी है। डाउ फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, 100 ही अंक नीचे हैं, हालांकि 200 अंक ऊपर थे, वहाँ से 100 अंक नीचे आए। 200 थे ना ऊपर भी, 200 थे, हाँ, तो उस हिसाब से थोड़े कमज़ोर हैं। यूरोप के बाजार 1.5% टूटे, लेकिन ये गलत नहीं टूटे क्योंकि ये 2% बढ़े थे, तो यूरोप का टूटना कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी कमज़ोरी तो दिखती है ना। तो कल 2% ये मजबूत थे, आज कमज़ोर हैं थोड़े से, ये आपके लिए। डाउ फ्यूचर्स अब 150 पॉइंट नीचे हो चुके हैं, तो थोड़ा प्रेशर ग्लोबल मार्केट से, डाउ से आता हुआ आपके लिए। जी, आई थिंक सर आज रशिया यूक्रेन तो रेडार पर है, वो तो जा नहीं रहा दूर, बट आई थिंक वहाँ से आज चाइना पर फोकस आ गया सर। चाइना के बाजार 5% नीचे, हांगकांग का बाजार 10 साल के निचले स्तर पे, इंट्राडे की अगर आप बात करें, 10 साल के निचले स्तर से सिर्फ 7 पॉइंट दूर था। माय गॉड, 7 पॉइंट और गिरता इंट्राडे में तो 10 साल के निचले स्तर पर सर इतनी बड़ी गिरावट। और लास्ट 2 दिन में ही देखें तो 20% आपके उनका आईटी इंडेक्स गिर गया है। खुद बाजार 10% से ज्यादा इनके फिसल गए हैं, जो फ्रंटलाइन इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं। तो जिन लोगों को लग रहा है कि हमारे हाल बहुत खराब है, हम बहुत बुरे हैं, थोड़ा जापान और हांगकांग और चीन को देख लें। एब्सोल्युटली, बेहतर तो फील नहीं करेंगे, थोड़ा कम खराब फील करेंगे। जो सुबह वो एफआई की बात हो रही थी वैसा ही होगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ। वही है कि एक ज़माने में 4-5 हज़ार करोड़ की बाइंग आती थी तो अच्छा लगता था, अब सेलिंग नहीं करते तो भी अच्छा लगता। तो मतलब वही वाली बात है कि किसी आदमी के लिए भरपेट खाना पा लेना एक अपने आप में अचीवमेंट है, और कोई ताज में खाकर भी खुश नहीं होता, वैसी वाली बात है। तो खुशी आपको किस चीज़ से मिलती है वो बड़ी रिलेटिव है। बट हमें क्या करना है सर? 5 दिन की तेजी के बाद आपने कहा भी था रेंज को रिस्पेक्ट करें, बट जिस तरह से गिरावट आई थी, 1 पॉइंट पर हमने देखा सडनली 150 पॉइंट का ड्रॉप 5 मिनट में। दिखाओ वो क्या है? 5%। क्रूड नहीं दिखाया आपने मुझे। 5% सर, 6% अब नीचे है, ऊपर है? नीचे 6% नीचे। क्रूड के नीचे होने के बावजूद थोड़ा मार्केट नीचे आ रहा है, थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। क्रूड 100-101 के आसपास ही, और सोना चांदी भी देख लें एक बार, क्या हाल है वहाँ के? वैसे ही सभी बिक रहे हैं क्या? 1% सोना। अच्छा, ये भी नीचे है। ओके, तो आज बिकवाली सभी जगह है, सब जगह है। ओके, ये फेड की वजह से भी हो सकता है सर, या ये फिर वो जो चाइना का लॉकडाउन है वहाँ पे? दोनों ही चीज़ें। ज़्यादा संभावना फेड की वजह से कि आज ब्याज दरें बढ़नी चाहिए, जो कि इक्विटी के लिए नेगेटिव है, कमोडिटीज़ के लिए नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट्स के लिए नेगेटिव। तो मुझे लगता है दीप ज़्यादा संभावना, ज़्यादा चीज़ें उसकी वजह से। लेकिन एक तरह से अच्छा है अगर आज ब्याज दरें बढ़ाकर फेड वो कहे कि काम खत्म हुआ, पता चला कि बढ़ेंगी, तो हमें ये तो समझ में आ जाएगा कि अब हम यहाँ आज से बढ़ती हुई ब्याज दरों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। चाइना आउट ऑफ सिलेबस आया है थोड़ा सा, ये आउट ऑफ सिलेबस है ना, ये पता नहीं था। तो अगर बाजारों का रिएक्शन थोड़ा चाइना पे रहे तो गलत नहीं है। रूस यूक्रेन का युद्ध हमें पता है, अमेरिका के फेड में कुछ न कुछ तो होगा, ये हमें पता है, ठीक है। रशिया पे सैंक्शंस या फिर इधर उधर की मिसाइल चल जाना, ये भी हमें पता है। हमें जो नहीं पता था वो ये कि वापस से चाइना में कोविड आएगा और वापस से लॉकडाउन लगेंगे। ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये मैं सही बताऊँ ना, मैं अभी भी वो सर खुजा रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है ये हुआ क्या, कहाँ से और क्यों हुआ है। ये मतलब चाइना कभी भी कोविड ला सकता है, कभी भी खत्म कर सकता है, पता नहीं इनका मतलब। और
5,000 केसेस हैं सर, मतलब ऐसा नहीं है कि वो चाइना के लिए रिकॉर्ड है, बट 5,000 केसेस, सिर्फ 5,000, सिर्फ 5,000 और उसमें लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन लगा दिया। ये लॉजिक इनका नहीं समझ में आ रहा। और ये तो कोई ऐसा तो नहीं पहले, अच्छा इन्होंने भी तो वैक्सीन, इन्होंने तो बांटी भी है। हाँ, सबको साइनोवैक तो सबको भेजी है। हाँ, वो अरब कंट्रीज में तो सबसे ज़्यादा चाइना वाली लगी वैक्सीन है ना तुम्हारे पास वैक्सीन। तो समझ में नहीं आता, ये तो मुझे कुछ दाल में काला दिखता है दीप। एब्सोल्युटली सर, कुछ तो इनकी स्ट्रैटेजी। हाँ, कुछ तो 5,000 केसेज में आप वो थोड़ा ये चीन वालों से संभल के भाई है, मार्केट के हिसाब से भी, अदरवाइज तो खैर है ही है हमेशा से, लेकिन ये मुझे थोड़ा ये कुछ ठीक नहीं लग रहा इनके संकेत। बट हाँ, एक चीज़ कहना चाहता हूँ जो आपको अच्छी लगेगी। जी सर। सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहे हैं। दिन का सपोर्ट 16,600 का है, आपने दिया था सुबह, 16,600 16,650-75 जो खरीदारी की रेंज है उसमें हम आ गए हैं। यहाँ पर अगर आपको हल्की शॉर्ट कवरिंग करनी कर लीजिए, थोड़ी खरीदारी करनी कर लीजिए। 16,500 आपका, 16,475 स्टॉप लॉस होगा आपका। ये लेने का लेवल है, बेचने का नहीं है। एक ही कंडीशन है, ओके, डाउ 125 150 नीचे है। 300-400 हो जाए तो वो तो फिर देखो थोड़ा उतना तो अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर डाउ कोई किसी वजह से गिर जाए, वो मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं लगता फिलहाल। तो मेरे हिसाब से हम सपोर्ट रेंज पर आ रहे हैं दिन के लिए निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में थोड़ा सी जगह है, बैंक निफ्टी में मैं कंफर्टेबल हूँ 34,425 34,625 में, वहाँ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, यहाँ नहीं। थोड़ा तो बैंक निफ्टी मेरे कंफर्ट जोन से अभी भी थोड़ा दूर है। निफ्टी मेरे कंफर्ट जोन के नज़दीक है 16,600, और बैंक निफ्टी में आज का लो है डी 34,850 का। तो 34,425 34,625 की रेंज में बैंक निफ्टी आएगा तो वहाँ खरीदने के लिए कंफर्टेबल है। 16,600 16,650 की रेंज में निफ्टी पे कंफर्टेबल है। इस स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा और दूर का होगा 16,475 का, और 34,425 पे जब हम खरीदेंगे निफ्टी तो स्टॉप लॉस होगा दूर का 34,400 पॉइंट दूर का। अगर आप बड़े स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो ही करिए, नहीं तो मत करिए। शॉर्ट के लिए भी यही राय थी कि बड़े रख सकते हैं तो ही करिए, छोटे पे मत करिए, क्योंकि छोटे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। आज किसी ने मुझे ट्वीट भी किया था कि ऐसा कैसे कि इंट्राडे वाला स्टॉप लॉस तो दूर और क्लोजिंग वाला नज़दीक। तो फिर मैंने वैसे ही होता है। हाँ, तो मैंने जवाब दिया कि जब, और मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा कब होता है कि इंट्राडे स्टॉप लॉस दूर का होता है। फॉर एग्जांपल इंट्राडे स्टॉप लॉस आपका है 16,475 का और क्लोजिंग स्टॉप लॉस है आपका 16,600 का। कब होता है? ऐसा तब होता है जब वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो। तो वोलेटिलिटी जब ज़्यादा होती है तो दिन के दौरान बाजार झटका खाकर ऊपर नीचे की तरफ आ सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग के वक्त तक सेटल हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए इंट्राडे स्टॉप लॉस ज़्यादा दूर का होगा, क्लोजिंग स्टॉप लॉस नज़दीक का होगा। जब बाजार रेंज बाउंड हो, ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, तो आपका इंट्राडे स्टॉप लॉस छोटा होगा, क्योंकि अगर उस रेंज से बाहर निकल गए तो इसलिए आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, और क्लोजिंग स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का होगा कि रेंज के बाहर बंद हो रहा है तो ब्रेकआउट दे रहा है। सो ये एक आर्ट है स्टॉप लॉस की भी। हाँ, तो मतलब किसी ने सवाल वो अलग तरीके से उठाया था कि मतलब जैसे गलत दिया है मैंने कि स्टॉप लॉस में मुझे पता नहीं है कि मैं इंट्राडे वाला दूर का दे रहा हूँ, तो अच्छा हो, लेकिन इसी बहाने मुझे क्लैरिफिकेशन करने का मौका मिल गया। वो रहीमदास जी बोल के गए, निंदक नियरे राखिए, मतलब जो आपकी आलोचना करने वाले क्रिटिक्स हैं उनको भी पास में रखना चाहिए। तो उससे थोड़ा आपको कुछ अच्छे ही सीखने को मिलता है। तो कोई और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो बहुत ही ज़रूरी है, और अच्छा फीडबैक मिले तो बढ़िया है। सो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब भी आप भी ध्यान रखिए, आप जब भी कोई ट्रेडिंग पोजीशन लें, अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो इंट्राडे स्टॉप लॉस आपके दूर होने चाहिए, वोलेटिलिटी कम है तो इंट्राडे स्टॉप लॉस नज़दीक होने चाहिए। वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो क्लोजिंग स्टॉप लॉस नज़दीक होगा, और वोलेटिलिटी कम है तो क्लोजिंग स्टॉप लॉस दूर होगा, ताकि वो देखना जरूरी है। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए, समझ में आएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ आपने सिखाई जी। चलिए, तो एक नई सीख अनिल जी की तरफ से, कैसे किस बाजार में किस तरह आपको अपनी पोजीशन मैनेज करनी होती है। आइए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। बड़ा ट्रिगर तो हमें मालूम ही है, पर इसके बारे में जानते हैं कुशल के साथ, और आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताएंगे वरुण। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले 2:30 बजे विदेश मंत्री जो हैं वो सदन में ऑपरेशन गंगा को लेकर अपना अपडेट देते हुए दिखेंगे। साथ ही बजट चर्चा में रेलवे बजट पर जो है एक डिस्कशन संभव है। इनफैक्ट आइशर मोटर्स की जो रॉयल एनफील्ड है वहाँ पर भी एक इवेंट होने वाला है उनका 15 मार्च यानी कि आज, यहाँ पर एक नई बाइक लॉन्च होती हुई दिखेगी। साथ साथ यूएस में ब्याज दरों को लेकर जो फेड की 2 दिवसीय बैठक है वो शुरू होती हुई दिखेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अपडेट आता हुआ दिख रहा है। 16
मार्च कल के दिन में यहाँ पर 12 से 14 साल के बच्चों के लिए और साथ ही 60 प्लस जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए कोविन पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा वैक्सीन के लिए। साथ ही यूरेका फोर्ब्स इसकी लिस्टिंग होने वाली है कल के दिन में, तो यहाँ पर भी फोकस रखिए। और सेल, अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स और आरवीएनएल, इन तीनों स्टॉक्स पर फोकस रखिए क्योंकि अंतरिम डिविडेंड को लेकर यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस अंतरिम डिविडेंड 27 रुपए का इन्होंने दिया था, तो ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और ग्लोबल स्तरों पर डेफिनेटली यहाँ पर ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट है जहाँ पर यूएस फेड के डिसीजंस जो है ब्याज दरों पर, उस पर फैसला लिया जाएगा और साथ ही रिटेल बिक्री के भी डेटा जो है यूएस के आते हुए दिखेंगे। गुरुवार 17 मार्च यहाँ पर बीईएल पर फोकस रखिए, अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होगी। साथ ही पूंजी जुटाने पर मन्नप्पुरम फाइनेंस की अहम बोर्ड बैठक 17 मार्च को होती हुई दिखेगी। सन टीवी नेटवर्क इंटरिम डिविडेंड इन्होंने दिया था, तो ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा और यूएस के लिहाज से हाउसिंग डेटा और साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आते हुए नजर आएंगे। तो ये अपडेट्स हैं अगले 3 दिनों के लिए। एब्सोल्युटली, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर तो फेड की तरफ से आएगा, बट काफ़ी सारे और इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहाँ पर रखनी है नज़र। आज की बड़ी खबरें जानते हैं वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे पहले ऑटो कंपनीज के लिए हमने आपको जो खबर दी थी उस पर मुहर लगी है कि ऑटो कंपोनेंट कंपनी के लिए जो पीएलआई स्कीम है उसका ऐलान हो चुका है। करीब 75 टोटल कंपनीज है, जिसमें से 73 ऑटो कंपनीज और 2 अन्य कंपनियां हैं जिनको चुना गया है। ऑटो पीएलआई के तहत करीब 75,000 करोड़ के आसपास के आवेदन मिले हैं और 5 साल में 42,500 करोड़ के आसपास का निवेश जो है वो आने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो नॉन ऑटो कंपोनेंट कंपनीज है उसमें कोल इंडिया और BHEL का चयन किया गया है, तो ये 2 कंपनियाँ शामिल है। ग्रैन्यूल्स इंडिया अमेरिकी सब्सिडरी को यूएस FDA से क्लीन चिट मिल चुकी है। 24 से 28 जनवरी के बीच प्लांट की जांच की गई थी, उसके लिए यहाँ पे क्लीन चिट मिली है। L&T कंस्ट्रक्शन को एक ऑर्डर मिला है, करीब 1000 से 2500 करोड़ के आसपास के रेंज में ये ऑर्डर है। पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार के लिए इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। रामकृष्ण फोर्जिंग, इस कंपनी को घरेलू बाजार के लिए करीब 75 करोड़ के आसपास के नए ऑर्डर्स मिले हैं। इंटरग्लोब एविएशन, आज से थाईलैंड के लिए उड़ानें जो है वो शुरू होंगी, ये अपडेट आया है। और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 23 मार्च को NCD के जरिए कंपनी फंड जुटाने वाली है, ये अपडेट इस कंपनी ने दिया है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कई सारी खबरें जहां पर आपको रखनी है नज़र। एक्शन भी बाजार में आपको बनते हुए दिख रहा है, हालांकि थोड़ा रिवर्स एक्शन इस समय हो रहा है। गेंस गिव अप करके अब बाजार और फिसलते हुए आपको दिख रहे हैं। आइए फिर क्या करना है इस बाजार में। हाँ सर, 16,600 के नीचे फिसलेंगे। अब 16,600 के नीचे से गिरने का है। हाँ। अभी नहीं फिसलेंगे। 250 पॉइंट को नहीं गिरना। हो गया अब और फ्रेश नहीं डरो गिरना। डरो मत। अंडरस्टूड। 16,600 टूटेगा तो खराब है, बाकी नहीं। जितना होना था उतना हो गया बस। 16,600 टूटेगा तो ही खराब है। ठीक है, उम्मीद रखो नहीं टूटेगा। चलिए, तो 16,600 के नीचे ही आप फ्रेश कमजोरी गिने, तब तक आपको नहीं गिननी है। बट ब्रेकआउट्स भी आ रहे हैं और क्योंकि बाजार के साथ साथ अब देख रहे हैं कच्चे तेल पर ज़्यादा प्रेशर है। बर्जर पेंट्स पर एक बढ़िया स्पाइक आपको आते हुए दिख रहा है। आइए, हमारे गेस्ट भी हैं हमारे साथ तैयार और विश्वेश जी के पास चलते हैं सबसे पहले और जानते हैं उनसे बर्जर पेंट्स, ये जो स्पाइक आ रहा है इसमें कुछ मौका दिखता है। विश्वेश जी, गुड आफ्टरनून। 700 पर बर्जर पेंट्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि बर्जर पेंट का सेटअप बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे अच्छा है। अलॉन्ग विद द मार्केट मुझे लग रहा है स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग। 680 के स्टॉप लॉस से अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो मुझे लगता है 740 के टारगेट्स हो सकते हैं। 700 पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग अबाउट 3,10,000। बट मुझे लगता है अनिल जी ने जैसे कहा, मार्केट भी बहुत इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। 16,600 हाईएस्ट पुट राइटिंग है, वहाँ पे पुट कॉल रेशियो वो सोल्ड है और हम जो नीचे आए हैं वो ग्लोबल क्यूज़ पे आए हैं, तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा यहाँ से गिरावट आनी चाहिए इन शॉर्ट टर्म। तो बर्जर पेंट इज़ डेफिनेटली गुड वन। मुझे लगता है इंट्राडे में 690 के स्टॉप लॉस से भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर पोजीशन कैरी करनी है 680 के स्टॉप लॉस से फ्रेश लॉन्ग करना चाहिए। तो ये है आपके लिए बर्जर पेंट्स, इस पर रखिए नज़र। बाजार पर भी रखिए नज़र। यहाँ से अगर थोड़ा और डिप आता है तो परफेक्ट बाई जोन में आपको बाजार आते हुए दिखेगा और वहाँ से फिर आप खरीदारी की तरफ भी मूड बना सकते हैं। आ रहा ना ऊपर? आ रहे? हाँ, थोड़ा सा आ गया। ऐसा नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, चिंता न करें, डरने घबराने की बात है। थोड़ा ठीक है दीप, अब इतना हल्की फुल्की हल्का तो थोड़ा होना था। 5-6 दिनों से नॉन स्टॉप बढ़ रहे हैं, वो भी ऐसे माहौल में। करेक्ट सर। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना ठीक है, लेकिन जब तक क्रूड नीचे है ना, गिरावट लिमिटेड रहेगी। यस सर। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक साथ ही बढ़े। आज अमेरिका का भी मामला है, थोड़ा चाइना का भी, तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन एक स्टॉक और है जो बड़े एक्शन में रहा है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस।
170 का हाई बनाकर 156-55 पे भी आ गया। बढ़ने में तो, गिरने में भी इसको हड़बड़ी रहती जल्दी, बड़ी मुश्किल से तो बढ़ा था, वापस नीचे भी आ गया। तो अब जिन लोगों की लॉन्ग पोजीशन है तो उन्हें क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, ये समझना भी जरूरी है। तो जरा एक बार वागले साहब अपनी राय दें, स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह कोई कुछ रखने तो बताएं। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। आई थिंक 170 का ही इसका रेजिस्टेंस था, वहीं से घुमा है। एट 156 मैं कहूँगा शायद आपको एक 3-4 रुपए का बाउंस मिल सकता है, 159 160 वहाँ पर काट ले, या तो फिर आज का जो लो है 153 उसके नीचे जाएगा तो काट ले। बट मुझे स्ट्रेंथ नहीं दिखती फिलहाल, बाउंस बैक पे निकल जाना चाहिए। बाउंस बैक में निकल जाएं, ये है आपके लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग। थोड़ा बाजार जो रिवर्स हुआ है उससे मूड माहौल पर आपको असर पड़ते हुए दिख रहा है। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, इन दोनों पर भी आपने ऊंचाई से गिरावट आती हुई दिखी है और उसका भी प्रेशर इस समय आपको दिखेगा। HDFC बैंक 2% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बंसल जी, कोई राय HDFC बैंक के चार्ट पर? ओके, बंसल जी से थोड़ी देर में हम जुड़ेंगे। विश्वेश जी, जरा HDFC बैंक का भी चार्ट देखें। दीपांशु देखिए, मैंने कल हमारी जो बात हुई थी तो मैंने उसमें ये सेशन में ये कहा था, मॉर्निंग सेशन में, कि 1440 के ऊपर अगर HDFC बैंक जाता है तो ही फर्दर स्ट्रेंथ लगेगी। मुझे लगता है कि ये जो अभी पुल बैक आ रहा है ये थोड़ा एक्सटेंड कर सकता है, मतलब 1380 1390 की रेंज तक जा सकता है, एंड वहाँ पे फिर रिव्यू लेना चाहिए, क्योंकि इसने एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दिया है लार्जर टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम में, एंड दैट इज़ वन केवियट। और 1450 जो रेंज है वो रेंज बेसिकली सप्लाई जोन है। तो मुझे लगता है यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, इवन दो रिवर्सल्स के साइन है, लेकिन मुझे लगता है 1380 1390 जोन में ही कंसिडर करना चाहिए, वो भी देखने के बाद कि मार्केट क्या बिहेव कर रहा है। तो मुझे लगता है HDFC बैंक के लॉन्गर टर्म चार्ट्स थोड़े से वीक है अभी भी। यह है आपके लिए HDFC बैंक जिस पर आपको रखनी है नज़र। सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ हैं तैयार। और सिद्धार्थ जी, बताएं जरा, इस समय जो वीकनेस आती हुई दिख रही है और स्पेशली थोड़ा बैंक्स में करेक्शन आ रहा है, थोड़ा बाकी सेक्टर्स में भी आ रहा है, IT भी इस समय फिसलते हुए दिख रहा है, कैसे देख रहे हैं सर इस एक्शन को? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, अभी तो एक फेड की जो आउटकम आएगी इसके ऊपर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मार्केट में दिख रही है, बट मैं मानता हूं कि लगातार जो हम इतने दिनों से जो ऊपर जा रहे हैं उसके लिए एक पॉज जरूर आया है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में ही रहेगा। क्योंकि आने वाले जो रिजल्ट्स है, जो अप्रैल में जो रिजल्ट्स आएंगे, नतीजे आएंगे, ये भी बहुत दमदार नहीं आएंगे, क्योंकि मार्जिन प्रेशर सभी में देखने मिलेगा। जिस हिसाब से हमने दिसंबर क्वार्टर या सितंबर क्वार्टर में भी देखा था, उस हिसाब से मार्जिन प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। तो ये पर्सपेक्टिव देखते हुए मार्केट एक रेंज में ही रहेगा। ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत जरूरी है। केमिकल में एक अच्छा रुझान दिख रहा है, केमिकल एक अच्छा बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ऑटोमोबाइल ऑल्दो ग्रोथ नहीं है, बट मैं मानता हूं कि सबने डाउन एंड आउट कर दिया है, तो सिलेक्टिव ऑटो प्ले भी देखा जा सकता है अभी के दौर पर। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। फेड की पॉलिसी आज शाम से 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है, कल शाम को आएगी पॉलिसी, तो उससे पहले भी थोड़ा बाजार हल्के हो रहे हैं। और ये जो चाइना फैक्टर फ्रेश वीकनेस आज बाजार में इससे आई है, उसका भी थोड़ा प्रेशर आपको बनते हुए दिख रहा है। वीकनेस है, और वीकनेस मेटल काउंटर्स में सबसे ज़्यादा है, कमोडिटीज़ में सबसे ज़्यादा है। ONGC, हिंडाल्को, कोल इंडिया, टाटा स्टील, JSW स्टील आपके टॉप लूजर्स हैं इस समय। बट साथ ही आप देख रहे हैं कोटक बैंक पर भी दबाव है। नितिन मुरारका साहब भी हमारे साथ हैं तैयार। नितिन जी, गुड आफ्टरनून। कोटक बैंक बड़ा ब्रेकडाउन है सर, बाकी बैंक्स के मुकाबले यहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज फॉल दिख रही है, क्या चल रहा है इसमें सर? देखिए सर, इनफैक्ट कोटक बैंक या बैंकिंग स्टॉक्स हैं, इसमें आज ऊपर खुलने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन या शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हुई है। और ख़ास तौर से जैसे अगर कोटक बैंक देखेंगे तो इसमें करीब 4% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, और मुझे लग रहा है कि ये 1700 के नीचे जा सकता है, यानी यहाँ से गिरावट और आनी चाहिए। और इसमें शॉर्ट बिल्डअप है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 1700 1680 के आसपास है। ओवरऑल बैंक निफ्टी में डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक ब्रेकआउट हुए थे, वीकली ब्रेकआउट्स निफ्टी में भी ब्रेकआउट हुए जो फेल हो रहे हैं, और जो 16600 का लेवल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो कल के लोज के आसपास है। और अगर आज क्लोजिंग में ब्रेक होता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी नीचे 16500 450 की तरफ जा सकती है। और बैंक निफ्टी जैसे 35000 का लेवल ब्रेक हुआ है, तो शॉर्टिंग नहीं हो रही है, बट अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस हो रही है। जैसे 2 दिनों में जो लॉन्ग 3-4 दिनों में लॉन्ग बनी थी वो अनवाइंड हो रही है, और अनवाइंडिंग प्रेशर से हो सकता है हम लोग वापस 34000 की तरफ जा सकते हैं। तो कंक्लूजन यही दिख रहा है कि गिरावट आ सकती है बैंक निफ्टी में 700-800 पॉइंट, और निफ्टी में करीब 100 से 150 पॉइंट का ऐसा
फॉल इस वीकली एक्सपायरी में लग रहा है, तो यहाँ पे व्यू थोड़ा नेगेटिव टू कॉसेस बन रहा है। तो ये है आपके लिए निफ्टी पर वीकनेस। 16,600 के लेवल पर अब निफ्टी आते हुए दिख रहा है। देखते हैं यहाँ से बाजार सपोर्ट लेता है कि नहीं। पर आइए सिद्धार्थ जी एक पिक के साथ हैं तैयार। डिप में उन्हें कौन सा स्टॉक आ रहा है पसंद, जानते हैं सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीपांशु, ये इस माहौल में आज के गिरावट में मुझे एक स्टॉक काफी पॉजिटिव लग रहा है और ये एग्रोकेमिकल की लीडिंग कंपनी है यूपीएल। यूपीएल पे खरीदारी की राय है मेरी। पहला जो शॉर्ट टर्म पोजिशनल टारगेट जो मैं दे रहा हूं वो होगा 780 रुपए का, 780 का, और दूसरा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 940 रुपए का है यूपीएल पे। यूपीएल विश्व की टॉप 5 एग्रोकेमिकल कंपनी में आती है। भारत की तो सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल है ही, बट मुझे लगता है कि यूपीएल बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगी आने वाले टाइम में। और एग्रोकेमिकल स्पेस में भी एक अच्छा रुझान रहेगा, रूरल इंडिया वगैरह, और मॉनसून आएंगे ढंग के, अगर समर्स ठीक रहे तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से यूपीएल मुझे लगता है एग्रोकेमिकल में जो आज के गिरावट में भी पॉजिटिव है, तो यूपीएल पे खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 780 का और लॉन्ग टर्म 940 का। ओके 780 940, तो पोजिशनली 940, शॉर्ट टर्म के लिए 780 यूपीएल पर रखनी है नजर। वागले साहब के पास चलते हैं, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेटल स्पेस में मुझे वीकनेस दिखाई दे रही है। सेल को बेचूंगा, 92 का करंट भाव है, 9180 92 के आसपास, मे भी 1 आध रुपए ऊपर बाउंस होता है तो और बेचे। 9450 का स्टॉप लॉस, मुझे लगता है 85 तक आपको 1 से 2 दिनों में इसके 85 का इसका टारगेट होगा, जो मे भी आज और कल में आ सकता है। सेल पर आगे बिकवाली की राय और 90 का लेवल तोड़ने के लिए ये तैयार दिख रहा है, तो ये आपके लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि 90 के करीब इसने पहले सपोर्ट लिया है पर अब 85 की तरफ जा रहा है। वागले साहब कह रहे हैं यहाँ पर बिकवाली करके चलें। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, सेल कॉल रडार पे आया है और स्टॉक का भाव चल रहा है 115 रुपए 25 पैसे। स्टॉक का नाम है हिंद कॉपर के अंदर बिकवाली देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से गिरावट देखने को मिल रहा है और अब स्टॉक यहां से और गिरावट दिखाने को तैयार है। 120 के ऊपर का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के बेचे। यहाँ पे सीएमपी पे इसके अंदर बिकवाली करें। यहां से नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 110 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 106 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। 2 से 3 दिन के अंदर ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से मेटल के अंदर कमजोरी देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक के अंदर यहां से एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। ऑप्शन के जरिए भी यहां पे ट्रेड लिया जा सकता है। 110 वाला पुट हिंद कॉपर का अभी सीएमपी पे खरीदारी करें, जो कि 4.5 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 2.5 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 7 रुपए से लेके 8 रुपए तक के टारगेट हिंद कॉपर के 110 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉट लेवल्स के अंदर 106 रुपए तक के लेवल नीचे में देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करें हिंद कॉपर। ओके हिंदुस्तान कॉपर। आइए मेटल्स कमोडिटीज ये गिरने के लिए तैयार हैं, पर कुछ और भी बाजार के पिलर्स दिख रहे हैं जहां पर वीकनेस आ सकती है। 16,600 तोड़ रहा है, आ गया नीचे सर। 16,600 मैं भी डेटा तैयार कर रहा हूँ 2:30 बजे वाले जी, तो रेडी कर लें तब तक। विश्वेश जी की कॉल। अच्छा विश्वेश जी की भी लीजिए। विश्वेश जी के पास चलते हैं, विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए एक पॉकेट जो है, मतलब आईटी एज अ पैक, और वो काफ़ी रेजिलिएंट था। ये सबसे पहले गिरा था, सबसे पहले उठा था, और आज जिस लेवल से फेल हो रहा है, दैट इज़ गिविंग मी अ फीलिंग कि शायद नैस्डैक गिर सकता है। तो यहाँ पे टेक महिंद्रा शॉर्ट करना है। 1460 के आसपास चल रहा है फ्यूचर में, और मुझे लगता है जिस हिसाब से एवरेजेस से फेल हो रहे हैं सारे आईटी स्टॉक, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फी, आई एम अफ्रेड दैट आईटी मे लीड द मार्केट ऑन द डाउन साइड। और मैं अभी नैस्डैक का चार्ट भी रिव्यू कर रहा था, मुझे लगता है नैस्डैक में भी नया लो बनने की संभावना है। मतलब अभी जो रिसेंट स्विंग लो बना था वो टूट जाएगा, तो मुझे लगता है नैस्डैक कैन कम डाउन टिल 12,200, मतलब 800 पॉइंट की वहाँ गिरावट होगी। तो आईटी वुड बी द वर्स्ट हिट राइट नाउ। सो टेक महिंद्रा को शॉर्ट करिए 1460 के आसपास, 1490 का स्टॉप लॉस रखिए। 1400 और 1350 ये टारगेट रहेंगे, और अगर टेक महिंद्रा का 200 डे का एवरेज 1400 के आसपास अगर वो टूटता है तो मुझे लगता है दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़, और शायद मार्केट कुछ बड़ा डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है आईटी एज अ शॉर्ट वुड बी वेरी कंड्यूसिव फॉर एटलीस्ट 2-3 days।
ये बता रहे हैं, एक तो पहले टेक महिंद्रा शॉर्ट करना, ठीक है, ये तो ठीक है, समझ में आ गया कि टेक महिंद्रा शॉर्ट करना है। आईटी शेयर थोड़ा आपकी बार अगर गिरावट आई तो उसको लीड करेंगे, बात ठीक है। और आप जो विश्वेश जी बोल रहे हैं कि मैं अभी नेस्डेक के चार्ट देख रहा था, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई नेस्डेक के चार्ट देखने की? हमारा मार्केट खुला हुआ है, हमारे इंडेक्स हैं, हमारे सारे स्टॉक्स हैं। नेस्डेक इतनी अभी 2:30 बजे 2:15 बजे नेस्डेक क्यों? रात को देखो। नेस्डेक फ्यूचर है जी, हाँ, लेकिन फ्यूचर क्यों? हमारा मार्केट खुला है, हमारे स्टॉक में कमी है, हमारे इंडेक्स में कमी है, टूट दिया है। इस वक्त क्यों? रात को देखो जब आप जागते हो तो। देखिए अनिल जी, 2 बजे के बाद जो भी करता है वो ओवरनाइट ही होता है। जी 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 अनिल जी, 2 बजे के बाद जो भी होता है वो ओवरनाइट होता है। हाँ। तो मैं अभी ये कॉल लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज ओवरनाइट नेस्डेक या डाउ क्या रिएक्ट कर सकता है। बिकॉज समहाउ व्हाट आई हैव रियलाइज अनिल जी कि एशियन मार्केट जो जहाँ पे क्लोज होते हैं, उसके बाद में अगर यूएस मार्केट में फॉलोअप आता है नेगेटिव साइड, तो हमारे यहाँ गैप डाउन देखा जाता है। और समहाउ अभी अगर आप फ्यूचर का चार्ट देखोगे 12,997 चल रहा है नेस्डेक, तो उसने स्विंग्स बहुत अच्छे तोड़े हैं। दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन। मतलब और आईटी यहाँ पे अगर फेल हो रहा है तो मुझे ये समझना है कि ओवरऑल ग्लोबल आईटी का क्या व्यू है। तो ग्लोबल आईटी में अगर नेस्डेक में रिकवरी नहीं आ रही है और हमारे यहाँ एवरेजेस से फेल हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अभी जो शॉर्ट टर्म 3-4 दिन था वो बाउंस बैक था। और अगर कंटिन्यूएशन आता है तो आईटी वुड बी द फर्स्ट सेक्टर टू गो डाउन। और क्योंकि निफ्टी में बहुत वेटेज है, तो मुझे लगता है ओवरऑल हैविंग अ व्यू ऑन द नेस्डेक हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमारे यहाँ क्या रुझान रह सकता है। तो मुझे लगता है अनिल जी, नैस्डैक में सम लोज टूटी है। और मतलब आप सोचिए कि इतना अच्छा पुल बैक आया, इतने अच्छे न्यूज़ फ्लो आए और नैस्डैक इज ब्रेकिंग द लो और हमारे लो से काफ़ी ऊपर है। तो मुझे लगता है आईटी वुड बी द फर्स्ट सेक्टर टू ब्रेक डाउन। अब जाके थोड़ा कमजोरी का संकेत आना शुरू हो रहा है। दीप 16,600 तोड़ रहा है 2:30 बजे के पहले। डेटा मेरे तैयार होते हुए दिख रहे हैं और थोड़े लॉन्ग फंसने वाले सीन भी आ रहे हैं दीप, अभी ऐसा लग रहा है। तो चलो उस पर भी फोकस करेंगे। एक और स्टॉक है जो मेटल्स ज़्यादा कमजोरी को लीड कर रहे हैं, जैसा अंदाजा रहता है, JSPL, जिंदाल स्टील एंड पावर। ये एक और स्टॉक देखिए जरा, यहाँ पर कमजोरी के संकेत आते हुए बन रहे हैं। वागले साहब, JSPL भी तेजी से गया है एकदम 40 रुपये नीचे, 6, 6.5, 7%। जनरली 3-4% गिरने के बाद ही आपको ज़्यादा मजा आता है। तो क्या ये भी वैसे ही कैंडिडेट है? अनिल जी, मुझे मज़ा तो नहीं आ रहा है लेकिन वीक है अभी। 446, 447 यहाँ पर मैं नहीं बेचूंगा। थोड़ा सा बाउंस बैक आता है 452, 453, वो सही लेवल था लेकिन बहुत जोर से गिरा, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस बैक हो सकता है लेकिन वीक तो दिखता है। आप अगर 1 से 2 दिन का व्यू लेते हैं, मेरा मानना ये 430 के नीचे जाना चाहिए आपको। एक 3-4 रुपए के बाउंस पे बेचना है। ये 460 के ऊपर तो नहीं जाएगा, तो वो स्टॉप लॉस होगा। थोड़ा सा लंबा है, पोजिशनली ठीक है। और 430 से 425 तक के लेवल्स 1 से 2 दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। और बिटवीन द टू, जिंदाल स्टील एंड JSW स्टील, मुझे JSW स्टील ज़्यादा वीक लग रहा है। ज़्यादा वीक लग रहा है। वैसे तो सारी मेटल्स इस समय कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। तो ये है वागले साहब की राय इस समय। आइए एक खबर पर नज़र डालते हैं। 2 व्हीलर कंपनीज ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आ रही हैं, उस पर इनके क्या प्लान है। गोल्डमैन सैक्स ने एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जारी करी है इस पूरे स्पेस के बारे में। वरुण है बताने के लिए तैयार। वरुण, बताएं क्या चल रहा है यहाँ पर। डेफिनेटली दीप, तो ये गोल्डमैन की रिपोर्ट है जिसको मैं साइड कर रहा हूँ। और बेसिकली पिछले काफ़ी समय से हम लगातार ईवी के बारे में सुन रहे हैं और पिछले कुछ समय से एक्चुअली हम ये भी सुन रहे थे कि हाँ ठीक है, ईवी जितना है वो ऑलरेडी पच चुका है। लेकिन गोल्डमैन की रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आने वाले सालों में 2 व्हीलर ईवी के लिए एक बड़ी कैपेसिटी जो है वो ऑन स्ट्रीम आने वाली है। और इनफैक्ट गोल्डमैन की रिपोर्ट ये कहती है कि अगले 1 से 1.5 साल में ही जो 2 व्हीलर ईवी की कैपेसिटी है उसमें 9 गुना के आसपास की बढ़ोतरी होने वाली है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 6.7 लाख यूनिट के आसपास की ईवी 2 व्हीलर की कैपेसिटी है और 2023 के एंड तक ये बढ़कर 60 लाख यूनिट के आसपास जा सकती है या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकती है, ये गोल्डमैन का कहना है। इनफैक्ट गोल्डमैन ये कह रहा है कि जिस तरह से लगातार कंपनियां अपना केपेक्स कर रही है, कुछ कंपनियां 300 करोड़, कुछ 500 करोड़, कुछ नए नए यूनिट्स जोड़ रही है, जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक को अगर आप देखेंगे तो 2 मिलियन के आसपास के नए यूनिट्स जो है वो ये जोड़ रहे हैं। एथर एनर्जी करीब 1 मिलियन के आसपास, सिंपल एनर्जी करके एक कंपनी है, हीरो इलेक्ट्रिक, बजाज करीब आधा मिलियन के आसपास की कैपेसिटी जो है वो ये जोड़ रहे हैं। और इसके चलते आगे चल के 2 व्हीलर स्पेस में ईवी जो है उसमें आपको काफ़ी बड़ी कैपेसिटी देखने मिल सकती है। इनफैक्ट इनका कहना है ईवी में सिर्फ बाइक्स ही नहीं बल्कि स्कूटर जो है उसका भी बड़ा रोल रहने वाला है।
2025 तक इनका मानना है कि कुल टू व्हीलर ईवी सेल्स में से करीब 17% के आसपास की जो ईवी सेल्स होगी वो स्कूटर की हो सकती है। इनफैक्ट कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री पे अगर आप ध्यान देंगे तो एथा एनर्जी का कहना है कि अगले 4 साल में ज़्यादातर स्कूटर जो है वो ईवी रहने वाले हैं। और ओला इलेक्ट्रिक का तो कहना है कि 2025 तक जितने भी टू व्हीलर्स है वो आपको खासकर इलेक्ट्रिक में ही देखने मिलेंगे, यानी कि पेट्रोल की जो बाइक्स है वो शायद टोटली मार्केट से रूल आउट हो जाएंगी। तो अगले 1 से 2 साल तक अगर आप देखेंगे तो टू व्हीलर ईवी में काफ़ी बड़े केपेक्स होने वाले हैं। 9 गुना से ज़्यादा के आसपास ईवी टू व्हीलर की कैपेसिटी जो है वो बढ़ने वाली है। इसके लिए टू व्हीलर्स पे तो आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ ईवी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनीज है, जैसे कि बैटरी बनाने वाली कंपनियां, ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने वाली कंपनियां, उन पे भी आपको अपना खास ध्यान देना चाहिए, ये गोल्डमैन की रिपोर्ट कह रही है। मतलब गोल्डमैन बुलिश है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्पेस, टू व्हीलर स्पेस में, टू व्हीलर वाले पे ज़्यादा हाँ। बुलिश है। बढ़िया। चलो धीरे धीरे टू व्हीलर, आजकल तो कई जगह ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल जाते हैं पड़े हुए, टू व्हीलर वाले भी, वो रेंट वाले भी, और ऐसे चालू हो गए। हाँ अनिल जी, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो चार्जिंग स्टेशन है वो उतना है नहीं। जैसे कि लगातार मतलब हम भी अपडेट्स देते हैं कि सोसाइटीज़ में अब चालू हो जाएगा चार्जिंग स्टेशन लगना, तो अगर वो 1 से 2 साल में चालू हो जाता है तो आप सोचिए इसके लिए ये कैपेसिटीज़ आ रही हैं। अच्छा, आपने चला है इलेक्ट्रिक व्हीकल, टू मैंने नहीं व्हीलर? हमारे किसी एक्सपर्ट के पास है टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ईवी में कोई टू व्हीलर किसी के पास, या किसी ने सवारी की हो, चलाया हो, आगे बैठे हो, पीछे बैठे हो? आगे पीछे भी नहीं, हमारा पूरा पैनल ही बहुत ही मतलब, हाँ अच्छा पीछे बैठे हैं सिद्धार्थ। हाँ सिद्धार्थ जी बताइए। नहीं चलाई है अनिल जी। अच्छा, क्या फील क्या, लुक एंड फील कैसा है, मतलब क्या? मैंने ऐसा सुना है कि जो वो देखने में मतलब बहुत मैस्कुलिन नहीं लगता ऐसा, मतलब बच्चे टाइप का, बच्चों की गाड़ी टाइप लगता है ऐसा, हल्का हाँ, लगता है। वो हल्का स्टेबिलिटी कैसी होगी? जरा सिद्धार्थ जी से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। हाँ सिद्धार्थ जी बताइए। अनिल जी, मैंने पेट्रोल की टू व्हीलर भी, एक टू व्हीलर स्कूटी चलाई है और ये भी चलाई है। हाँ। तो इसमें क्या, पेट्रोल में क्या है कि बॉडी हिलती है तो हमें पता चलता है कुछ चल रहा है, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होती तो पता नहीं चलता ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो बहुत हल्की फुल्की होती है। कहाँ चले आपने? मुंबई की रोड पे नहीं चले क्या? मुंबई की रोड में चला। तो भाई साहब गजब कर रहे हो, खड्डे नहीं है हमारे यहाँ हर 2 मीटर में। अरे भाई ट्रेन तक हिलती है हमारे चलते हुए, लोकल ट्रेन तक, टू व्हीलर कैसे नहीं हिलेगा? ट्रैफिक में खड़े होंगे। वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होती है। अरे वाइब्रेशन वाला, ओके ओके। नहीं मतलब, लेकिन वो बड़ा हल्का सा लगता है क्या ऐसा, मतलब बच्चों की गाड़ी जो साइकिल होती है उस तरह का लगता है? नहीं, पेट्रोल से तो काफी हल्का लगता है। हाँ ओके। तो जिन लोगों को रॉयल एनफील्ड या बुलेट की आदत है उनको ऐसा लगेगा किस पे बिठा दिया वैसा होता है। चलो एक बार राइड करके एक्सपीरियंस लिया जाएगा, देखते क्या कुछ है। आइए फिलहाल मुलाकात करते हैं हिमांशु जी से, हमारे साथ है एक स्पेशल पिक देने के लिए खास मेहमान अपीयरेंस में। हिमांशु जी स्वागत है। सबसे पहले तो सुबह वाला आपका चोला फाइनेंस, उसके आप पहला टारगेट हासिल हुआ, आईबुल हाउसिंग में भी आपने 170 का टारगेट दिया था, वो भी हासिल हुआ। तो पहले तो उन दोनों की बधाई स्वीकार कर लीजिए आप। अब बताइए किस वजह से आपने हमें याद किया है स्पेशल पिक के तौर पर? अनिल जी थैंक यू वेरी मच। अनिल जी, मैंने एक स्पेशल पिक देने के लिए एक रिक्वेस्ट करी, क्योंकि कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं स्पेशली आईटी स्टैक में जहां पर बड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है। लास्ट वीक मैंने एफएसएल फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में फर्स्ट सोर्स लिमिटेड में सेल कॉल दिया था 130 के आसपास, स्टॉक 120 रुपए, और निफ्टी वहां से 500 पॉइंट रिकवर हो चुका है उसके बावजूद भी। ऐसा ही एक अनिल जी एक और स्टॉक है जो कि काफी वीक लगता है, और वो स्टॉक है कोफोर्ज। अनिल जी वैसे ही ये स्टॉक वीकनेस दिखा रहा था काफी दिन से, एक बेल्ट डील के बाद भी इसमें वीकनेस बनती हुई नजर आई थी। आज के सेशन में 4300 के नीचे यहाँ पर पुट राइटर्स फ्रेश ट्रैप होते हुए नजर आए हैं। और मेरा मानना है कि जिस तरह से नेस्डैक में, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले विश्वेश जी भी डिस्कस कर रहे थे, जो वीकनेस यहाँ से बनती हुई नजर आ रही है, कुछ आईटी सिलेक्ट पॉकेट्स में यहाँ से गिरावट जो है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो कोफोर्ज में अनिल जी यहाँ पर बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी। 4225 4230 का एक स्टॉप लॉस लगाकर 4080 का पहला टारगेट और 4000 तक का दूसरा टारगेट कोफोर्ज में मुझे लगता है कि आज के सेशन में या फिर कल तक आता हुआ नजर आ सकता है। तो ये अनिल जी मेरी तरफ से स्पेशल बिकवाली की कॉल है, कोफोर्ज में बिकवाली करके चलने की सलाह है।
के तो ये आपके लिए कोफोर्ट, जहां पर करनी है बिकवाली, 4000 तक फिसल सकता है। जो बाउंस बैक आया था अब वापस गिरावट के लिए हो रहा है तैयार। पूरे बाजार में ही वीकनेस बनी हुई है। अच्छी बात है 16600 पर वापस निफ्टी आ गया है। थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए नीचे गया था इस स्तर के, बट अब वापस इसी पर आ गया है। तो आइए जानते हैं बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी है इस समय अनिल जी के साथ। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स तो पूरे लाल में दिख रहे हैं। 225 पॉइंट्स नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिखेगा। तो अब गिरावट यहाँ पर पड़ गई है। ज्यादा किधर है? 200 ज्यादा है। जहाँ पर था सुबह, जहाँ पर था वहां से देखे तो थोड़ा ज्यादा, 300 ऑलमोस्ट डे साइज। आज जो काफी देर से बार बार जिसके चार्ट्स देख रहे हैं हमारे विषय जी, वो कम गिरा हुआ है। नैस्डैक फ्यूचर्स, नैस्डैक 66 पॉइंट ही नीचे, परसेंटेज कम गिरा हुआ है परसेंटेज के हिसाब से। परसेंटेज से ज्यादा वो हाई बीटा है। हाँ। गिरने में नैस्डैक ज्यादा रहता है। करेक्ट। कल तो ऐसे 2% नीचे था इंडेक्स। तो बात यही है सिंपल डीप की, अमेरिका के लिए तो आज बड़ा दिन है। आज और कल ब्याज दरों पर फैसला आएगा। आज से मीटिंग शुरू होगी वहाँ पर 2 दिनों की फेड की। तो उस पर उनकी नजरें 2.10 तो हो गया, लेकिन नीचे तो आया बॉन्ड यील्ड 2.16-17 से 2.16 तक, 2.17 तक तो अपने देखा ही था। आज सुबह ही था वहाँ पर। हाँ, अब ये भाई साहब ये देखो, ये 16,600 वापस आ गया है 2:30 बजे। अपने दीप सिंपल एक ही चीज़ है कि 2:30 बजे तक 16,600 होल्ड होना चाहिए। अगर इसके नीचे 3 बजे तक 16,600 के नीचे अगर हम ट्रेड करते हैं तो आपको 16,450 से 16,500 के रेंज में मिल जाएगा। फिर आज भी मिल जाए तो बड़ी बात नहीं है, अगर 3 बजे तक आप 16,600 के ऊपर ना टिक पाएँ तो। और तब वहाँ खरीदना चाहिए 16,450 16,500 की रेंज में। ठीक है, 16,400 के स्टॉप लॉस के साथ। एक तो ये हुआ। और अगर 16,600 आपने होल्ड कर लिया तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन एक ही दिक्कत है दीप 16,600 के ऊपर 625, 650, 675, 700, ये चारों लेवल पे स्ट्रॉन्ग रुकावट का लेवल है। तो मुझे लगता है कि बेस्ट ये हो सकता है हमारे लिए इस तरह के ग्लोबल मूड माहौल में हम 16,600, 16,700 में टाइम पास करके बंद हो जाएं तो भी अपने आप में अचीवमेंट है। मुझे क्लोजिंग 16,600 के नीचे की नहीं चाहिए, 16,600 चाहिए। हाँ, क्लोजिंग 16,600 की यहाँ पर चाहिए। अब डेटा क्या कह रहे हैं? डेटा में एक समस्या हो रही है, लॉन्ग वाले थोड़े फंसे हैं आज। फाइनली 5 दिन तक देखने के बाद 6ठे दिन जो लॉन्ग किया वो फंसे थोड़ा सा। कैसे? 16,700 तक आपके लगभग 70 लाख शेयर पुट राइटर्स रिस्क में हैं 16,700 के नीचे। 16,600 के नीचे लगभग 95 लाख शेयर पुट राइटर्स रिस्क पर हैं जो पुट बेच कर बैठे हैं। और अगर 16,600 के आप नीचे तो उनकी रिस्क आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये एक बड़ी चीज़ है जिस पर आपको फोकस करना है। तो 16,600 इसीलिए मेक और ब्रेक लेवल है आपके लिए ये है। और रहा सवाल आपके लिए ऊपर की तरफ का, तो 16,800 पे हल्की फुल्की रुकावट है। मुझे ऐसा लगता है कोई खास चिंता वाली बात है नहीं, थोड़ा अच्छे बाइंग रेंज में आ रहा है, आ जाने दे। और अगर 3 बजे तक 16,600 के नीचे रहे तो 16,450, 16,500 की रेंज में खरीदिए। 3 बजे तक 16,600 के ऊपर टिका रहे तो 16,700, 16,750 के आसपास आने पर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। 16,600 की क्लोजिंग चाहिए। बैंक निफ्टी हमें कहाँ पे 34,750, ठीक है। 35,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 35,000 के नीचे हैं तब तक हम अच्छे नहीं हैं। 15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल में बराबरी का मामला है। नीचे सपोर्ट है सीधा 34,000 पर और ऊपर रुकावट है 35,500 पर, यानी नीचे भी 700-800 पॉइंट, ऊपर भी 700-800 पॉइंट, बीचों बीच में ट्रेड कर रहे हैं। ये है आपके लिए सिंपल सीधा है। सो डेटा बराबर वाले हम दिखा रहे हैं तो वेट एंड वॉच देखते हैं। नीचे 34,425, 34,625 की रेंज में आएगा तो वहाँ बैंक निफ्टी खरीदा जाएगा। 35,200, 35,400 की रेंज में आएगा तो वहाँ बेचा जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, वेट एंड वॉच। पहले एक तरफ आने दे ट्रेडिंग रेंज में, फिर देखेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड सर। चलिए, तो ये फिलहाल वेट एंड वॉच करें पर ट्रेडिंग रेंज को बाजार रिस्पेक्ट करें। ये है अनिल जी की तरफ से राय। थोड़ा और वीकनेस आती हुई दिखी है कुछ और काउंटर्स पर भी जहां पर आपको रखनी है नज़र। ओवरऑल रियल्टी भी आज फिसल रहा है 3.5% नीचे। डीएलएफ में भी हमने वीकनेस देखी है। तो थोड़ा रियल एस्टेट पैक भी हाई बीटा है जो आप फिसलते हुए दिख रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर भी आप प्रेशर देखेंगे। आइए कुछ बेहतरीन निवेश के आइडियाज़ लेते हैं। स्वागत करते हैं सेठी साहब का उनके शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए।
गुड आफ्टरनून सेठी साहब, बाजार में तो आज 5 दिन की तेजी के बाद भारी मुनाफा वसूली चल रही है, कैसे देख रहे हैं बाजार के एक्शन को और क्या है आपकी कॉल सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, बाजार में तो पिछले 4-5 दिनों की अच्छी तेजी के बाद आज एक अच्छी खासी गिरावट आई है, मतलब सबसे गिरावट आई है। थोड़ी देर पहले, मतलब 2-3 घंटे पहले जहां हम पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे वहां एक नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव भी अच्छे खासे नेगेटिव हो गए। फिर सामने इवेंट है, कल फेड की मीटिंग का आउटकम आना है जिसमें ब्याज दरें तो बढ़ेंगे ही, बट वो 25 बेसिस पॉइंट होती है कि 50 बेसिस पॉइंट होती है वो देखना जरूरी है। और बाकी चाइनीज मार्केट भी काफी टर्मोइल से गुजर रहे हैं, हांगकांग के बाजार भी अपने 10 साल के लोएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट आना लाजमी है, बट मुझे लगता है ये आज की जो गिरावट है अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में अभी भी यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मैंने 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे हैं जिसमें आज खरीदारी करनी चाहिए। बताएं सेठी साहब, फिर क्या करना है आज? दीपांशु, जो पहला स्टॉक है कैश मार्केट का वो एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। स्टॉक का नाम है गैब्रियल इंडिया, जो कि अभी 115 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी, देखिए, आज ऑटो कंपोनेंट स्टॉक को पिक करने के पीछे कारण है जो आज दिन भर न्यूज चल रही थी। ऑटो सेक्टर वैसे भी अच्छा कर रहा है कि ऑटो PLI स्कीम, जिसके अंतर्गत 18% का इंसेंटिव सरकार दे रही है, उसमें सरकार की उम्मीदों से काफी ज्यादा करीबन 75,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आए हैं, जो कि अगर ये खबर रेगुलर मार्केट में आती तो डेफिनेटली बहुत बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम इन सब स्टॉक्स में देखने को मिलता। तो OEMs के लिए तो पॉजिटिव है ही है, ऑटो कंपोनेंट कंपनीज भी अच्छा करेगी। गैब्रियल इंडिया एक बहुत ही फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, शॉक ऑब्जर्वर्स बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी है, और कंपनी ने अपने जो टारगेट किया कि वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज में से एक होगी ये आने वाले दिनों में शॉक ऑब्जर्वर्स के सेगमेंट में। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, जीरो डेट कंपनी है। फिर आप अगर प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल के हिसाब से देखें तो पीएस और HDFC म्यूचुअल फंड इस पे बहुत पुलिस नजर आ रहा है। उन्होंने अपनी हिस्सेदारी हर अब रेगुलर इंटरवल्स पे बढ़ाई है, अब उनकी हिस्सेदारी 7% से ज्यादा है इस स्टॉक में। तो लॉन्ग टर्म तो अच्छा है ही है, बाकी शॉर्ट टर्म में भी ये जो आज की गिरावट है एक अच्छा मौका है इस स्टॉक को खरीदने का। मुझे लगता है 1-2 दिन में जब भी सेंटिमेंट ठीक होंगे, एक बार ये फेड की पॉलिसी विल बी आउट ऑफ द वे, मुझे लगता है ये ऑटो कंपोनेंट स्टॉक्स अच्छा करेंगे। तो इस स्टॉक में 115 के लेवल पे खरीदारी करने की सलाह, 110 का स्टॉप लॉस है और 130 का टारगेट है शॉर्ट टर्म का। ओके, 130 का टारगेट, 110 का स्टॉप लॉस, गैब्रियल इंडिया पर आपको करनी है खरीदारी। दूसरी कॉल सर? दूसरा स्टॉक भी दीपांशु एक बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। स्टॉक का नाम है पावर मैक्स प्रोजेक्ट, जो कि अभी 902-3 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये कंपनी इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट थे बहुत अच्छे थे। पैट आया 32 करोड़ का, जो कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 2 करोड़ का पैट था। बाकी कंपनी की एक जबरदस्त 7,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिससे 2-3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी आती है। बहुत ही अच्छी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, अच्छे EBITDA मार्जिन है, और वैल्यूएशन के लिहाज से 10-11 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। और FIIs DIIs भी मिलकर अराउंड 13% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें वापिस SBFC है, इसमें DSP, IDFC, ये तीनों म्यूचुअल फंड प्रोमिनेंट है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी जो 902-3 के लेवल पे अभी ट्रेड करता है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 930 का शॉर्ट टर्म का टारगेट है, 895 का छोटा स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है एक और आपके लिए बेहतरीन स्टॉक्स। 895 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करें, 930 का टारगेट, और पावर मेक है वो स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही। तो 2 स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक्शन है भरपूर सेठी साहब की तरफ से। बहुत धन्यवाद सेठी साहब आपका हमारे लिए वक्त देने के लिए। आइए विश्वेश जी के लिए बिगुल, और उसके बाद नितिन जी भी हैं आपके साथ तैयार। विश्वेश जी बताएं सर। अनिल जी, बिकवाली की राय है और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है अभी फ़िलहाल माइंट्री में। माइंट्री अभी 39.10 के आसपास चल रहा है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आइडियली थोड़ा बड़ा रखना चाहिए 4050 के आसपास, लेकिन मुझे लगता है कंजर्वेटिवली 3960 मतलब 60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखेंगे तो भी फ़िलहाल के लिए ठीक है। जिस हिसाब से IT ने अंडर परफॉर्म किया है अनिल जी, और अब आज के दिन में जिस हिसाब से कट आ रहा है, मुझे संभव ऐसा लग रहा है कि मार्केट इज़ प्रोबेबली प्राइसिंग समथिंग जो अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म व्यू प्योरली फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव माइंट्री को शॉर्ट करना चाहिए 3960 के स्टॉप लॉस के साथ, 3700 और 3500 के ये 2 टारगेट के लिए।
तो ये है आपके लिए माइंड ट्री, जहां पर आपको करनी है बिक वाली। टेक महिंद्रा और माइंड ट्री आईटी शेयर्स पर पड़े हैं विश्वेश जी की नज़र। सेल कॉल्स आ रही हैं। अभी हिमांशु जी ने कोफोर्स पर भी आपको सेल कॉल दी थी। देखते हैं नितिन जी को कौन सा ट्रेड नजर आ रहा है। बिगुल उनके लिए निफ्टी के निशानबाज नितिन मुरारका। बताएं सर। देखिए सर, यहाँ पे थोड़ा बाउंस आया है, बट इस बाउंस में हम बेयर पुट स्प्रेड क्रिएट करेंगे। यानी परसों जो एक्सपायरी है इसमें हम बेयर पुट स्प्रेड ले रहे हैं, और वो ये है कि 16,600 की पुट ऑप्शन लेनी है जो 185 में मिलती है, और उसके अगेंस्ट में 16,500 की पुट ऑप्शन बेचनी है। तो इस प्रोसेस में 40 रुपये का प्रीमियम लग रहा है, यानी मैक्सिमम रिस्क आपका 40 रुपये का है, और स्टॉप लॉस हमें आधे का रखना है, यानी 20 रुपया लॉस होने लगे तो एग्जिट कर जाएं। अदरवाइज जो प्रॉफिट टारगेट होंगे वो आपको 40 से 45 पॉइंट्स का प्रॉफिट टारगेट हो सकता है। इसमें कैपिटल डिप्लॉयड केवल 17 से 18,000 मार्जिन होगी, यानी 20,000 कैपिटल मैक्सिमम पे आप ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं। 16,600 की पुट ऑप्शन लेनी है और 16,500 की बेचनी है। 40 रुपया कॉस्टिंग है, आधे का स्टॉप लॉस रखेंगे यानी 20 रुपया लॉस का, और टारगेट 40 से 45 रुपया प्रॉफिट्स का होगा। 16,600 की पुट खरीदिए, 16,500 की पुट बेचिए, 40 रुपये में ये बनेगी। उसके ऊपर आप 40 रुपये का मुनाफा जोड़ लीजिए, यानी कि 80-85 का रखिए यहाँ पर टारगेट, और इसके साथ ही आपका टारगेट चेंज कर दीजिए। टारगेट 80 से 85 होना चाहिए, जो नितिन जी कह रहे हैं। 40 रुपये का प्रॉफिट, तो 40 रुपये कॉस्ट आएगी, 80-85 का टारगेट, 20 रुपये का स्टॉप लॉस। इसके साथ आप यहाँ पर कर सकते हैं ट्रेड। ये है नितिन जी की राय। तो और वीकनेस के लिए स्प्रेड की स्ट्रैटेजी नितिन जी रेकमेंड कर रहे हैं। इस बीच आइशर पर रखिए नजर। नई रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 इन्होंने लॉन्च करी है। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है इनका, और काफी बाइक। अच्छा, स्क्रैम 411, ये बुलेट से अलग है? आई थिंक सो सर। ये इनकी नई रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 हिमालयन का एक वर्जन है, ये जो इनकी हिमालयन बाइक है उसका वर्जन है। अच्छा अच्छा, ओके। ये आपके सामने इसका आते हुए दिख रहा है। 411 का क्या मतलब हुआ? 411 सीसी राउंड फिगर मिल जाता है। हाँ, होता है, उसकी वजह से लग गई थी। इतना अंदाज तो मैं भी लगा सकता था, मुझे लगा कि आपको एग्जैक्ट पता होगा। ओके, मतलब गाड़ियों के नाम भी पता है सब लोग अलग अलग वाले टाइप की क्यों लगाते, कोई अच्छे से क्यों नहीं रख सकते नाम, मुझे समझ में आता। बड़ा आई थिंक इसलिए होता है ऐसा नाम कि याद रहे, मतलब थोड़ा अनयूजुअल अगर आप वो डालें। अच्छा, मुझे लगा वो तो याद रखने में ज़्यादा मुश्किल होता है। मारुति कितना ईजी याद रहता है। हाँ, मारुति याद रखना ईजी है। मारुति का बोलेरो याद रखना है, वो महिंद्रा बोलेरो या स्विफ्ट या बलेनो वो याद रखना मुश्किल होगा, बट मारुति याद रखना तो इजी। क्रेडिट टू वरुण सर। 411 सीसी इंजन। ओके, सही पकड़ा है। हाँ, काम तो अंदाज से चल रहा है पूरा। तो ये है रॉयल एनफील्ड जिसकी लॉन्च होती हुई दिख रही है एक नई बाइक। जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, मेरे भी जो टारगेट होते हैं वो याद रहने वाले रहते हैं, इसीलिए तो वो अलग सा नंबर, कोई यूनिक सा नंबर आता है तो वो याद रह जाता है। अच्छा सिद्धार्थ जी, यहाँ जबरदस्ती इस बात की क्रेडिट है सर, आपके कौन सा टारगेट का इसका क्या लेना देना भाई साहब? ना 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 ना, ऐसा थोड़ी है अब मैं आपको पूछता हूँ, एलएनटी का टारगेट आपको याद रहेगा? 1894 था पहले वाला। 1894 आप एकदम जब मिलते हैं तब आप बोलते हैं, तो वो याद रह जाता है। चलो उस फॉर्मूला से सिद्धार्थ जी की बात। 1986 भी था ना, किसी को ये एलएनटी था या कोई और था? 1946, हाँ, आजादी से एक साल पहले का। बालकृष्ण वो भी ऐसा ही था। चलिए बढ़िया है। तो ये है आपके बॉल भी देना था अगर बिगुल बजा दे। बिगुल तैयार है बिल्कुल सिद्धार्थ जी आपके लिए। सुपर सिड। जी सिद्धार्थ जी बताएं सर। जी, गिरावट के बाजार में अगर अच्छी क्वालिटी कंपनी खरीदते हैं तो पोजिशनल में भी जंप आता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी सही है। और उसमें से एक मेरे फेवरेट सेक्टर से स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है एसआरएफ, फ्लोरोकेमिकल, पैकेजिंग फिल्म्स, स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है। एसआरएफ पे खरीदारी की राय है। 55% का रेवेन्यू आई में ग्रोथ, 25% के मुनाफों में ग्रोथ, बेहतरीन कंपनी खरीदना है क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन है करीबन 700 करोड़ का, 3 नए प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग प्लांट है इसकी भी यूटिलाइजेशन फुल कैपेसिटी पे चल रही है एसआरएफ की।
SRF पे खरीदारी की राय है। अगर आपको पोजिशनल टारगेट रखना है महीने 1.5 महीने के लिए तो 2500 रुपए का टारगेट रखना चाहिए, 2500, और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट रखना है तो 2803 का रखना चाहिए SRF। ओके, तो ये है आपके लिए SRF, जहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी। 2500 और 2800 बड़े टारगेट्स के लिए ये तैयार हो रहा है। सुबह वागले साहब भी कह रहे थे ट्रेडिंग के लिए 2600 के टारगेट्स वागले साहब को इस पर दिख ही रहे थे। इनफैक्ट 2500 के टारगेट्स वागले साहब ने भी इस पर दिए थे और फिर 2650 के पोजिशनल टारगेट्स भी दिए थे। तो SRF गिरावट में भी होल्ड आउट कर रहा है ये स्टॉक इस समय। देखते हैं SRF यहाँ से और कितना एक्शन दिखाता है। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, एक सेल स्टॉक है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है। ऐसा लग रहा है अब तो इन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी है कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, तो स्टॉक्स के अंदर गिरावट आ रहा है। तो जो स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा फॉल दिखा सकता है वो है BPCL। 350-351 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक के अंदर पिछले 2 दिनों के लो ब्रेक हो चुके हैं और स्टॉक अभी यहाँ से और नीचे का मूव दिखाने को तैयार है। 360 का इसके अंदर ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं और बेचें। और नीचे में जो टारगेट स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं 340 रुपए से लेके 335 रुपए तक के लेवल BPCL के अंदर यहां से देखने को मिल सकते हैं 1 से 2 दिनों के अंदर। ऑप्शन के जरिए भी यहां पे ट्रेड लिया जा सकता है। BPCL के अंदर 345 वाला पुट अभी 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर इसमें स्टॉप लॉस लगाएं 6.5 रुपए का और ऊपर में टारगेट बनेगा 14 रुपए से लेके 16 रुपए तक का। तो 345 का पुट ले सकते हैं या फिर फ्यूचर्स के अंदर बिकवाली करें जिसमें टारगेट बनेंगे 340 से लेके 335 तक के। और सुमित जी, ये पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे, थक गए आप? अब बेच देते हैं। लोग भी थक गए और स्टॉक भी थक गया। सब लोगों ने भर लिया 8 तारीख को बढ़ेंगे, चलो 8 को नहीं बढ़ा 10 को बढ़ जाएंगे रिजल्ट आने का। 10 को नहीं बढ़ा तो अब सरकार बनेगी तब बढ़ेंगे। उल्टा पेट कर दिया। अच्छा, क्रूड $40 नीचे आया फिर भी ये नहीं चल रहे, सोचो। दोनों गिरे, ऊपर जाए नीचे जाए, ये एकदम टिपिकल डिमांड सप्लाई मिसमैच जिसको बोलते हैं ना, ये वाला गले गले तक लोगों को भर गया कि भाई अब तो चलना ही चलना है, दाम बढ़ेंगे। गजब है भाई साहब। वो बात तो सही है, जिन लोगों ने भी व्हाट्सएप पे शुरू किया कि पहली बार ऐसा हो रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ेंगे, सरकार बढ़ा नहीं रही है। जय हो। आइए करते हैं वसीम साहब से मुलाकात। स्वागत है आपका वसीम साहब। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आई है, ऊपर के लेवल से खरीदने का वक्त है या फिर मुनाफा वसूली की जाए, और क्या व्यू बन रहा है सर आपका? गुड आफ्टरनून अनिल जी। आज तो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, बहुत बढ़िया है। और आज का जो मेन सेलर थे वो फॉरेनर्स नहीं है, फॉरेनर्स और बायर आज डोमेस्टिक बेच के गए हैं। अब वो जो भी है अच्छा है उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग। मुझे लगता है लास्ट हाफ एन आवर में एक और शॉर्ट कवरिंग आएगी। सी अनिल जी, तेल अपने आप घट रहा है, आप कह रहे हैं OMCs भाव नहीं बढ़ा रही, तो बहुत अच्छा है क्योंकि इन द एंड क्राउड हैज करेक्टेड शार्पली। कोविड रिस्ट्रिक्शंस इन चाइना मींस इंडिया इज इन अ स्वीटर स्पॉट। बैंक्स के लिए यील्ड्स घट रहे हैं तो वो भी अच्छा है, और फेड विल साउंड डविश रादर देन हॉकिश। तो मुझे लगता है बैंक्स में अब और रुझान, ये अब मौका है कि करेक्शन आई तो आप बैंक्स लीजिए। तो मेरे पे अब 2 नहीं 3 कॉल्स हैं, तीनों लेने के लिए, तीनों फाइनेंशियल्स हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर, प्लीज बताएं। अनिल जी, सबसे पहले लीजिए सबसे लार्जेस्ट CV लेंडर, दैट इज अशोक लीलैंड, IndusInd बैंक, द पेरेंट ऑफ द बैंक फ्लोटेड बाय अशोक लीलैंड। IndusInd बैंक हैज द लार्जेस्ट एक्सपोजर इन CVs and CVs आर डूइंग ब्रिलियंट बिजनेस। आप देख रहे हैं अशोक लीलैंड को PLI में भी इसकी, तो 890-92 में आप लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 870, 955 to 960 का टारगेट IndusInd बैंक। दूसरा आपके लिए पिक है सिटी यूनियन बैंक, अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट नंबर्स इन द मिड कैप। 120 रुपए का भाव है, 117.5 का स्टॉप लॉस, 125 से 26.5 का टारगेट। और तीसरा पिक है AMC बिजनेसेस आर डूइंग ब्रिलियंटली, तो HDFC AMC 2115-20 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2075, 2220 का टारगेट है। बेहतरीन पिक्स जहां पर आपको करनी है खरीदारी वसीम साहब की तरफ से। IndusInd बैंक खरीदिए और सिटी यूनियन बैंक करिए। तो 2 बैंक है जहां पर वसीम साहब है बुलिश, और उसके साथ ही HDFC म्यूचुअल फंड, यानी कि बैंक्स और NBFC, इसी पर वसीम साहब ने जताया है भरोसा। परफेक्ट। आइए
बाजार रिकवरी देने के मूड में, और दीप आखिरी आधे घंटे में जा रहे हैं तो थोड़ा मजबूत होने की कोशिश तो कर रहा है। 16,600 के ऊपर आ गया, एक बार नीचे जाकर 16,600 के ऊपर, इसलिए 3 बजे के बाद हमें 16,600 के ऊपर चाहिए, वो होने की तैयारी तो कर रहा है। एब्सोल्युटली सर, तो थोड़ा एक अटेम्प्ट हाँ, वो टाइम के हिसाब से तो देखो आ रहा है ऊपर, तो लग रहा है क्लोजिंग 16,600 के ऊपर मिलने की कोशिश करेगा जरूर। लेट्स सी, अभी आधा घंटा बचा है, क्या कुछ होता है देखते हैं क्या है। 200 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है। आइए बढ़ते आगे, एक अच्छी खबर सरकार के लिए, इकोनॉमी के लिए, टैक्स कलेक्शन को लेकर। तरुण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं इस वक्त बताने के लिए कि किस तरह के टैक्स कलेक्शन इस वक्त होते दिख रहे हैं। तरुण, डेटा मजबूत आ रहे हैं? बिल्कुल सर, डेटा बहुत मजबूत आ रहा है, और जो टैक्स कलेक्शन, नेट टैक्स कलेक्शन जो कल शाम तक के जो डेटा है वो 26% तक के इजाफा हुआ है। उसमें ये क्वार्टर टू क्वार्टर इजाफा है 26% का नेट टैक्स कलेक्शन का, और जो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन है उसमें 16% का इजाफा हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर। और जो पर्सनल इनकम टैक्स और जो एसटीटी है, उन दोनों को मिला के देखें तो करीबन 38% का इजाफा क्वार्टर टू क्वार्टर हुआ है। तो काफी अच्छे टैक्स कलेक्शन इस बार देखने को मिल रहे हैं। जो टोटल नंबर है, जो कल शाम तक के जो नंबर हैं वो है, टोटल नेट टैक्स कलेक्शन है 11,93,968 करोड़, और जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले करीबन 26% ज्यादा है। और वहीं जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो पिछले बार था करीबन इस बार है 5,96,904, जो पिछले बार था 5,15,870, जो कि पिछले क्वार्टर से 16% ज्यादा है। और इस बार सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जो हो रही है वो पर्सनल इनकम टैक्स और एसटीटी में हो रही है, 38% का इजाफा है वहाँ। ओके, तो नेट टैक्स कलेक्शन में 26% की तगड़ी बढ़त होती हुई दिखी है, यानी कि पैसे सरकार के पास पूरे आ रहे हैं। और ये 14 मार्च तक के टैक्स कलेक्शन के आंकड़े, 15 मार्च आज है ना जी, आज एडवांस टैक्स भरने की आखिरी तारीख है, तो आखिरी दिन ही आता है मोटा पैसा। तो तरुण, इस हिसाब से तो आज बड़े पैसे आएंगे, और है ना? बिल्कुल सर, मैं वही जोड़ना चाह रहा था कि आज आखिरी दिन है, और उम्मीद की जा रही है कि जो ये कॉर्पोरेट टैक्स है वो करीबन 20% से ऊपर निकल जाएगा क्वार्टर टू क्वार्टर, और वहीं जो नेट टैक्स कलेक्शन है वो 30% से ऊपर के करीब यहाँ पे हमें देख सकते हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है और शाम तक के डेटा, आज के डेटा शाम को अपडेट होंगे। तो भाई फिर आपको पता है ना, वापस कल परसों में आपको नए डेटा देने सारे गिन गिना के कि कितने पैसे आए सरकार के पास। नहीं बिल्कुल सर, कल सुबह फिर हम मिलेंगे। बिल्कुल, तो चलिए तरुण एकदम मुस्तैदी से तैयार है, सारे के सारे डेटा लेकर आपको फिर बताएंगे। लेकिन अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत बढ़िया। टैक्स कलेक्शन तगड़ा है, जो इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर आप मानकर चल सकते हैं, ये है। आइए, पिछले कुछ दिनों में पेपर शेयरों में बहुत ही बढ़िया एक्शन देखने को मिला है, यानी कि कागज बनाने वाली कंपनियां बढ़िया तेजी हो रही है। क्यों हो रही है, वरुण दुबे हमें बताने को तैयार है। वरुण, क्या हो गया कागज वाले शेयरों में? अनिल जी, दाम बढ़ गए कागज के। अच्छा, हाँ, सो बेसिकली ये भी एक रिपोर्ट आई है, और ये सेंट्रम की रिपोर्ट है जिसको मैं कोट कर रहा हूँ। और इन्होंने एक चैनल चेक किया, और उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 महीनों से लगातार पेपर के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, और हो सकता है कि मार्च और अप्रैल में भी पेपर के दाम बढ़े। तो बेसिकली पिछले 2 महीने में अगर आप देखेंगे तो पेपर कंपनियों ने 2 बार दाम बढ़ाए हैं। 12 से 14% के आसपास की बढ़ोतरी जो है इन्होंने कुल मिला के की है, और मार्च के अंत तक या अप्रैल तक करीब 6 से 7% के आसपास के दाम जो है वो और भी बढ़ सकते हैं। अब इसमें हो ये रहा है ना अनिल जी, बेसिकली कि देखिए, एक होता है ग्रेड ए मिल्स और एक होती है ग्रेड बी एंड सी मिल्स। तो ग्रेड ए मिल्स जो होती है वो बेसिकली पेपर पल्प से पेपर को बनाती है, और ग्रेड बी और सी मिल्स जो होती है वो खासकर जो वेस्ट पेपर होता है उससे कहीं ना कहीं पेपर जो है उसको रिसाइकल करके पेपर बनाती है। पिछले कुछ समय से वेस्ट पेपर की काफ़ी किल्लत हो गई थी। यूरोप ने भी वेस्ट पेपर के ऊपर बैन लगा दिया था, ऊपर से चाइना से भी डिमांड आ रही थी, इसके कारण वैसे ही वेस्ट पेपर की शॉर्टेज चल रही थी। और अब हुआ ये है कि स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेस खुल गए हैं, तो पेपर की डिमांड बढ़ गई है। तो जो ग्रेड सी और बी मिल्स है उन्होंने जो ओवरऑल पेपर के कॉस्ट है उसको कहीं ना कहीं बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि वेस्ट पेपर की जो किल्लत थी उसके कारण वेस्ट पेपर के दाम जो है उसमें बढ़ोतरी हुई, और इसके लिए इन्होंने दाम बढ़ा दिए। इनके दाम बढ़ाने के चलते हुआ ये कि ग्रेड ए मिल्स जो है, जो कि पेपर पल्प से कहीं ना कहीं बनाती थी पेपर,
उन्होंने भी अपने दाम बढ़ाना शुरू कर दिए। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेटेड जो पेपर के दाम है उनमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली। पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर के दाम जो है उसमें करीब करीब 70 से 90% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई है। रिसाइकल पेपर के दाम जो है वो प्री कोविड लेवल के भी ऊपर चले गए हैं। कोविड के पहले 50 रुपये के आसपास प्रति किलो मिलते थे, अब करीब 60 से 65 रुपये के आसपास प्रति किलो के आसपास मिलते हैं। कोटेड पेपर के दाम जो है उसमें करीब 40% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही थी कि वेस्ट कोस्ट पेपर जैसी कंपनियां जो है इन्होंने करीब 3.5 से 4 रुपये के आसपास दाम बढ़ाए हैं पिछले कुछ समय में, और आने वाले दिन में यानी कि मार्च एंड या अप्रैल में भी करीब 4 रुपये प्रति किलो के आसपास के दाम जो है वो बढ़ सकते हैं। तो यहाँ दोहरी मार पड़ रही है। एक तो आपके जो वेस्ट पेपर है उसकी कहीं ना कहीं कमी हो रही है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि इनका इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, इसके लिए इन्होंने इसको पास ऑन किया। दूसरा, स्कूल कॉलेजेस और ऑफिस जो खुल रहे हैं उसके चलते अचानक एक पेंटअप डिमांड टाइप सिचुएशन बन गई, जिसके कारण भी जो ओवरऑल पेपर के दाम है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। तो पेपर के दाम अभी तो बढ़े हैं, हो सकता है मार्च एंड या अप्रैल में फिर से एक बार ये लोग बढ़ोतरी करेंगे। ये वही पेपर है जिनसे नोट छपते हैं। ओके, तो पेपर के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, स्पेशली वेस्ट पेपर के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। मतलब कुछ न करते हुए भी हमारी रद्दी महंगी बिकेगी। वो बिकेगी महंगी क्या पता नहीं, लेकिन जो लेंगे वो तो महंगा ही लेना है। हाँ, नहीं तो रद्दी भी तो महंगी, तो इसमें लिखा ना है ना क्या भाव है, 60 रुपये 80 रुपये किलो की रद्दी। नहीं इतनी थोड़ी है। रिसाइकल पेपर है। अच्छा, रिसाइकल पेपर अलग होता होगा, अखबार की रद्दी अलग होती है। वो रद्दी अलग होती है। हाँ, तो चलिए, तो रिसाइकल कागज 60 से 65 रुपये। अच्छा, पहले 50 रुपये किलो, तो रद्दी तो 20-25 रुपये किलो ही होती है अखबार वाली। नहीं पता, अखबार ही नहीं लिया इतने टाइम से। रद्दी कहाँ से बनेगी? अच्छा, अब तो जरूरत नहीं है। मुझे लगा वरुण सोचेंगे ये ऐसे छोटी मोटी रद्दी है, मेरा काम नहीं है। पहले जब अखबार लेते थे तो घर में रद्दी भी होती थी। अब कहे का? हाँ, ये बात तो सही है। अखबार ही नहीं लेते। ओके, आजकल वरुण वो पेपर वेस्ट नहीं प्रोड्यूस करते, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। सिद्धार्थ जी से ली जाए राय। सिद्धार्थ जी बताइए। अनिल जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। ये ग्राउंड लेवल का चैनल चेक बता रहा हूं मैं आपको। हाँ। रद्दी वाले कहीं नहीं तो 30 से 40 रुपए किलो पेपर के दाम पर प्रति किलो ले रहे हैं, जो आज से 3 महीने पहले कुछ 15 रुपए 20 रुपए हुआ करते थे। तो डबल हो गए रद्दी वालों के प्राइस पेपर के जो खरीद रहे हैं। मैं वो बोला, मुझे याद है 25 रुपए किलो बिका करती थी हमारी, तो 40 रुपए के करीब हो गए। ओके, तो चलिए, ये है आपके लिए पेपर के दाम तेजी से बढ़े हैं, वेस्ट पेपर के भी और रिसाइकलिंग वाले पेपर के भी, और इसी वजह से आपको तेजी दिख रही है। बंसल जी, आपको कोई शेयर पसंद है? अनिल जी, सारे शेयर पसंद है। सबसे पहले तो अनिल जी ये वाला शेयर जेके पेपर पसंद है, उसके बाद वेस्ट कोस्ट पेपर भी पसंद है, बट जो सबसे ज्यादा अच्छी पसंद है वो जेके पेपर है, क्योंकि नए हाइस के पास चल रहा है, तो हल्की फुल्की डिप आया तो जेके पेपर लेना चाहिए। और अनिल जी, यहाँ बैठे बैठे मुझे समझ में आ रहा है कि दिल्ली वालों को नया बिजनेस करना चाहिए। 15, 16, 17 रुपए में दिल्ली से रद्दी खरीद के सिद्धार्थ जी को भेजनी चाहिए। ट्रिपल रेट पे अनिल जी बिकेगा। मार्केट में तो कुछ हो नहीं रहा है। दिल्ली में रद्दी सस्ती है अनिल जी। कोई सस्ती नहीं है। आपका रद्दी वाला आपसे को बना के ऐसे ही 15-17 में ले जाता है। मार्केट में जाके रेट चेक करो, आप सस्ते में बेचो अकेले, बाकी सबकी महंगी बिक्री। बंसल जी, कहाँ चक्कर में हो? बंसल जी, आर्बिट्रेज कहीं नहीं रहा है। नहीं अनिल जी, कल मैंने भी कहीं सोशल मीडिया में पढ़ा था, मैंने पूरा चैनल चेक करा है। अच्छा, आर्बिट्रेज कहीं नहीं रहा है बंसल जी। चलो, अगर ऐसा हो जाए तो एक बिजनेस सेटअप कर लिया जाए आप दोनों के बीच में। मौके बहुत मिलेंगे। लेकिन ये है पूरी आपके लिए कहानी इस वक्त पेपर स्टॉक्स की तेजी की आपके लिए बढ़िया एक्शन आते हुए। 16,700 125 पॉइंट ऊपर रिकवर हो गए। तो 3 बजे तक हमें जो 16,600 चाहिए था उसके ऊपर आराम से एक डिप मिली थी, शायद स्टॉप लॉस लोगों का ट्रिगर करवाने के लिए कि भाई 16,600 के नीचे ट्रिगर होकर 16,550 के करीब पहुंचे जरूर थे, लेकिन जो शार्प रिकवरी आई 16,690 तक अभी गया था निफ्टी स्पॉट लेवल पर। और बैंक निफ्टी भी आप देखिए वापस से 35,000 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी पर हम बंद हो जाए और निफ्टी पर अगर 16,600 के ऊपर बंद हो जाएगा तो बहुत अच्छा। बैंक निफ्टी 34,800 के ऊपर की क्लोजिंग भी ठीक है, उसके नीचे नहीं चाहिए बस। 34,800 या 34,700 में एक बार चेक करता हूँ मैंने आज का क्या लेवल लिया था जी, वो बाकी 34,700 से तो आज सपोर्ट लिया है इसने अभी थोड़ी देर पहले सर। तो मैं एक बार क्लोजिंग वाला मैं चेक करता हूँ मेरे लेवल्स में क्या था, बट ओवरऑल ठीक है जी। बिल्कुल, तो ओवरऑल बाजार का मूड माहौल ठीक है।
थोड़ा बाजार फिसलने के बाद वापस एक्शन में आया है। चुनिंदा छोटे काउंटर्स में आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। पॉलीकैब ये एक स्टॉक देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ा स्पाइक इस पर आते हुए दिखा था। कुणाल जी जरा देखें पॉलीकैब का चार्ट सर, थोड़ी देर पहले एक बढ़िया स्पाइक आया था। बिल्कुल दीपांशु, देखिए पॉलीकैब में एक गैप बना था अब से कुछ 3-4 सत्र पहले, जिसको हम ब्रेकअवे गैप कहते हैं, और उसी ब्रेकअवे गैप के साथ इसका करेक्शन पूरा हो गया। वापस से पुलबैक आता हुआ दिख रहा है। चार्ट पर एक रेजिस्टेंस मुझे 2450 के आसपास नजर आती है। 2450 का लेवल पार हो गया तो फिर इसमें दोबारा से आपको 2700 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 2450 के ऊपर नई खरीदारी कर सकते हैं। जिन्होंने पहले का खरीदा हुआ है होल्ड करने की राय। तो ये है आपके लिए पॉलीकैब, जिस पर आप रखिए नजर। मिड कैप्स में आपको थोड़ा मूव दिख रहा है। वोल्टास एक और स्टॉक है जिसमें आपने निचले स्तरों से खरीदारी आती हुई देखी है। तो थोड़ा बाजार फिसलने के बाद एक बार सबके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करने के बाद संभलने की कोशिश इस समय कर रहे हैं। यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। इंडिया बुल्स भी थोड़ा अब नीचे से वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और यूपीएल पर भी हम थोड़ा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मूव्स आ रही हैं, देखते हैं यहाँ से बाजार और संभलते हैं कि नहीं। एक स्टॉक जिस पर और मूव आती हुई आपको दिख सकती है, क्योंकि कंजम्पशन स्टॉक्स आज फोकस में है। टाटा कंज्यूमर में एक अच्छी मूव आ रही है, 3.5% ऊपर टाटा कंज्यूमर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सिद्धार्थ जी क्या करना है टाटा कंज्यूमर के साथ? बिल्कुल खरीदना है दीपांशु टाटा कंज्यूमर। मुझे तो बहुत बेहतरीन लग रहा है टाटा कंज्यूमर यहाँ से भी। और सबसे बड़ी चीज है कि ऑफ कोर्स चाय, पानी, कॉफी, ये सब बिजनेस तो है, स्टारबक्स है, बट इसके साथ ही टाटा संपन्न, मुझे लगता है कि जो स्पाइसेस और पल्सेस का बिजनेस है इनका, ये काफी मजबूत काम कर रहा है। और मैं मानता हूं कि लंबे समय के लिए अगर किसी ने रख लिया तो 900 रुपए के टारगेट जरूर आ सकते हैं टाटा कंज्यूमर। यह है आपके लिए टाटा कंज्यूमर। 900 के टारगेट्स इस पर आपको आते हुए दिखेंगे। सुप्रीम पेट्रो, इस पर कल हम नज़र भी डाल रहे थे, एक्शन में भी था ये काउंटर। आज भी एक अच्छी मूव सुप्रीम पेट्रो पर आती हुई दिख रही है, इनफैक्ट 6% ऊपर है। विश्वेश जी जरा इसका चार्ट देखेंगे, पिछले 5 मिनट में ही बहुत बड़ा स्पाइक आया सुप्रीम पेट्रो में। देखिए दीपांशु, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और मुझे याद है कल 10 की कमाई में स्टॉक दिया था, शायद बंसल जी ने या किसी ने, बहुत नहीं मेरे ख्याल से जय ने दिया था। बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन है, मेरे रडार पे काफ़ी है और हमने मतलब हमारे रिलेटिव वगैरह को रिकमेंड किया था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आई नेवर रिकमेंड। बट मुझे लगता है अनिल जी, दीपांशु, ये बहुत बड़े बेस में से निकल रहा है। मतलब आप समझिए कि 1.5 साल का कंसोलिडेशन है, अपसाइड पे निकल रहा है। यहाँ पे जिस हिसाब से ब्रेकआउट आ रहा है, मुझे लगता है देयर मस्ट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीजन ऑल्सो। लेकिन टेक्निकली अगर मुझे पूछे तो 1000 के लेवल इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स। ओके, 1000 के लेवल्स सुप्रीम पेट्रो में आते हुए दिख रहे हैं। आपने थोड़े दिन पहले कौन सा सुप्रीम इंडस्ट्री दिया था ना? जी सर। हाँ, उस दिन बड़ा तेज दौड़ लगाते वो भागा भी था, मुझे याद है। मैंने कहा एक सुप्रीम तो दिया था, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, बढ़िया मजबूती के साथ। और आज पेट्रो वाले स्टॉक्स भी सारे चल रहे थोड़े थोड़े, ये सुप्रीम पेट्रो, और सुबह मैंने टीएन पेट्रो भी देखा था। अब तो शायद ठंडा हो गया होगा मार्केट के मूड के साथ में। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग डीप ऊपरी इस तरह से आई है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स भी 50-60 पॉइंट थोड़े सुधरे हैं नीचे से। तो ये इस वक्त रुझान है 35,000 पर अटका पड़ा है निफ्टी बैंक। 35,000 के ऊपर बंद दे तो ऐसा बुरा नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। इस लेवल पर भी अगर बंद हो जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेट्स सी क्या होता है इस वक्त। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त बाजार का। आइए कुणाल जी और राकेश जी तैयार हैं कल का काम आज ही करने के लिए। पिक ऑफ द डे, बड़े दिनों बाद आई पिक ऑफ द डे जी। कॉन्फिडेंस है कुछ मूव में। चलिए बिगुल। बताइए सर। अनिल जी, पिक ऑफ द डे वाला स्टॉक है कजारिया सेरेमिक। यहाँ पर इस स्टॉक ने 990, 993 की एक नेकलाइन को, शॉर्ट टर्म चार्ट पर 990, 993 की एक नेकलाइन को तोड़ा हुआ है। उसके ऊपर काफी समय से सस्टेन कर रहा है, मार्केट की कमजोरी में कमजोर नहीं हो रहा है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, काफी बड़ा ओवरसोल्ड चार्ट था जिस पर ब्रेकआउट आता हुआ अब नजर आ रहा है। तो यहां पर कम से कम 1125 तक का एक पुलबैक देखने को मिलेगा। तो पुलबैक के लिए बाय करना है। एक टाइट स्टॉप लॉस रखें 985 रुपए पर, 985 पर, जो कि ब्रेकआउट का स्तर है। और पहला टारगेट स्टॉक के लिए 1100 का होगा। तो 1100 के टारगेट के लिए काजरिया खरीदना है। और साथ ही अनिल जी आपसे एक प्रश्न मेरा आसान है तो पूछिए।
अनिल जी, आपने अभी शुरुआत में कहा कि निंदक नियरे रखिए। हाँ, वो कबीरदास जी ने कहा था, मैंने गलती से रहीमदास जी बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। हाँ बताइए। नहीं अनिल जी, वो तो ठीक है। लेकिन अनिल जी, दिक्कत ये है कि निंदक अगर अनिल जी आसपास हो जाएं, तो प्रशंसक को कहां रखे अनिल जी? मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रहे हैं? कोई कितनी बुराई करे, मैं हूं आपके साथ में, टेंशन क्या है? तारीफ करने के लिए मैं हूं, बिल्कुल चिंता मत करें। अरे मैं आपकी बात कर रहा था अनिल जी। हाँ, कौन, किसकी? तो आप ही को निंदक बोल रहे थे। मैं आपके लिए कह रहा हूं अनिल जी। अरे मेरी तो कोई करता ही नहीं करे, तो मैं तो मेरी टेंशन मत लो। मुझे लगा बंसल जी की कोई कौन निंदा कर रहा है, तो बंसल जी की आप चिंता मत करें, आपकी तारीफ करने के लिए मैं हूं, चिंता न करें बिल्कुल। बाकी ठीक है, वो भी प्यार। देखिए, लव मी और हेट मी, डोंट इग्नोर मी, बस देखते रहो। जो देखेगा वही बड़ाई करेगा, जो देखेगा वही बुराई करेगा। तो आउट ऑफ साइट ना करें, आउट ऑफ माइंड ना करें, बस इतना काफ़ी है। तो कई बार अभी जैसे आजकल क्या होता है कि हमारे टीम में दीप हैं, बाकी हमारी जो एडिटोरियल टीम है, वो कई बार कहते हैं सर यहाँ पे सेम वो दिख रहा है जो हमने किया, वहाँ पर उस चैनल पे सेम दिख रहा है जो हमने किया, इधर वो कॉपी हो रहा है, उधर हो रहा होने तो क्या फ़र्क पड़ता है? लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, ये आपकी थॉट लीडरशिप है। आप नया करो और कुछ अच्छा सोचो, बढ़िया है ना। भाई जितने अच्छे कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा अच्छा काम करने को मिलेगा। सबसे बढ़िया लोगों के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बने अब तक, वो तभी बने जब उनके सामने सबसे बढ़िया कॉम्पिटिटर था। जो मतलब कॉम्पिटिटर आपका ढीला होगा तो आपको तो फिर आप भी एफर्ट नहीं डालते, क्या चल रहा है ना, हम तो आगे ही हैं ऐसा। सो कभी भी वो कॉम्प्लिसेंट होना नहीं चाहिए, और लोग अगर आपको कॉपी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, खुश होना चाहिए कि हाँ आपकी थॉट लीडरशिप है, आप उनसे आगे। कोई अच्छा एक चीज़ बताओ, कोई अपने से खराब वाले की कॉपी नहीं करता ना जी, अच्छे वाले की करता। हम भी वैसे ही करते हैं, हमसे कोई अच्छा होगा तो उसी के बारे में सोचेंगे वैसा बने, करेक्ट। सो बढ़िया है, अपने और नया नया करो और नया नया सीखो, क्या फ़र्क पड़ता है। जी बंसल जी। अनिल जी, मुझे लग रहा था कि मेरा नेटवर्क खराब हो गया अनिल जी, स्लो है। मेरे को आज दोपहर को अनिल जी, मतलब कि 1 बजे के अराउंड, ये जो अभी आपने कॉपी वाली न्यूज अभी आपने बोला है ना, ये मुझे आज दोपहर को 1 बजे मिली थी। अच्छा। मैंने कहा हमारा नेटवर्क खराब हो गया है, ये चीज तो मुझे कुणाल जी के थ्रू मिलती है, अभी तक खबर आई नहीं। तो अनिल जी नेटवर्क एकदम बराबर था, और बिल्कुल अनिल जी सुन के बड़ी खुशी भी होती है कि जगह जगह कॉपी हो रहे हैं अनिल जी, हम सब लोग जगह जगह कॉपी हो रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ प्राइड भी आता है। तो मेरे को भी अनिल जी 1 बजे के आसपास ये न्यूज मिली है। सेंस ऑफ प्राइड मत लीजिए बंसल जी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। मतलब आपको देख के बाकी लोग भी कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी एक चैनल के प्रति नहीं है, 4 चैनल के प्रति हो जाती है, ध्यान रखिए। उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी, हमारी सबकी, ये ध्यान में रखिए। तो हमें ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करना है, ये मान के चलिए। एनीवे, ये मस्ती मजाक वाली बातें हैं, चलती रहेगी। फिलहाल बाजार 200 अंक नीचे है, थोड़ी सी नीचे से रिकवरी भी आई है, 16,550 के आसपास। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में है पूरा का पूरा एक्शन। कल जो आपको अनुराग शाह ने एक खबर बताई थी कि एक नई गाइडलाइंस आई है आरबीआई की तरफ से, आज उसकी पूरी डिटेल रिसर्च बता रही है देवांशी कि किस तरह से माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए कुछ बहुत अच्छा हुआ है। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आप देखिए कल ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन थे उसमें थोड़े से स्ट्रिक्ट नियम थे। अब ये जो फाइनल नियम आते हुए दिखे वो काफ़ी आसान है ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए। तो ये जो आसान नियम है, इसके चलते जो ओवरऑल बैंक्स हैं और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ एक समान हो जाएंगी, जो काफ़ी पॉजिटिव है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए। दूसरी तरफ ये सिर्फ NBFC वाले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए पॉजिटिव नहीं है, बैंक्स के लिए भी इसलिए भी हैं क्योंकि उनका जो हाउस होल्ड इनकम जो माना जाता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अंदर आना, वो जो कैप है वो उन्होंने बढ़ा दिया है। रूरल के लिए 1.25 लाख था और अर्बन के लिए 2 लाख थे, उनको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। तो इसी के चलते जो पेनिट्रेशन है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा सारी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए। दूसरी बात, जो स्प्रेड था उस पर एक कैप लगा था 10% का, वो भी हटा दिया है। तो जो रिस्क है वो आप मिटिगेट कर पाएंगे और अपने हिसाब से जो ट्रांसपेरेंसी है, लोन पर आपको कितने मार्जिन्स रखने हैं, स्प्रेड रखने हैं, वो कंपनीज खुद डिसाइड कर पाएंगी, रिस्क खुद डिसाइड कर पाएंगी और ट्रांसपेरेंसी दे पाएंगी। बोरोअर्स के लिए भी ये आसान हो जाएगा। इसके साथ ही आप देखिए बहुत सारे जो नियम आते हुए दिखे रिस्क के हिसाब से वो काफ़ी पॉजिटिव है। जो डेट टू इनकम रेशियो है 50% पे तय किया गया है, ये भी काफ़ी पॉजिटिव है रिस्क वाइज।
और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले ये रूल था कि सिर्फ 2 MFI से आप लोन ले सकते हैं जो बोरोअर्स हैं, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। डेट टू इनकम रेशियो आ गया है 50%, लेकिन आप कितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन ले सकते हैं। तो इसके चलते नई नई कंपनीज को भी अब यहाँ पे चांस मिलता हुआ दिखेगा बैंक्स में, क्योंकि बंधन बैंक सबसे बड़ा प्लेयर है और रूरल में अगर आप ईस्टर्न साइड देखें तो इसका सबसे बड़ा रोल है। तो बंधन बैंक आज सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हुआ दिखा पॉजिटिवली। इसके साथ ही अगर आप NBFCs देखें तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, सैटिन क्रेडिट केयर और स्पंदना स्फूर्ति, ये 3 कंपनीज हैं जिनके लिए ओवरऑल जो नियम आते हुए दिखे काफ़ी पॉजिटिव है। एब्सोल्युटली, और हम देख भी रहे हैं सुबह से ये काउंटर्स मूव भी कर रहे हैं, स्पेशली स्पंदना स्फूर्ति देखिए 6% ऊपर है। बंधन बैंक तो सुबह बहुत ही बढ़िया तेज़ी में था, ब्रोकरेजेस की तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन आते हुए दिखा है। थोड़ा कूल ऑफ हुआ है बट वहाँ से एक्शन इस पर आपको मेंटेन होते हुए दिख रहा है। बंधन बैंक की चार्ट पर विश्वेश जी कोई राय? देखिए ओवरऑल आज के दिन में तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर लग रहा है, लेकिन वो शायद थोड़ा मीडियम टर्म ट्रेंड रखे तो मुझे लगता है कि स्टॉक में अपसाइड लिमिटेड है। मतलब स्टॉक नीचे के लेवल से बाइंग आती है, बट मुझे लगता है 300 290 ये जोन है जहाँ पे सप्लाई भी है। तो ट्रेडिंग स्टॉक है, 250 240 इज़ द जोन जहाँ पे आप खरीद सकते हो। 280 से 300 की जोन में आप सप्लाई कर सकते हो। ओवरऑल मुझे इतना एक्साइटिंग नहीं लगता। अगर मुझे यहाँ पे कुछ खरीदना है तो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्गर दूसरे जो टॉप लाइन बैंक है वो ज़्यादा बेटर लगते हैं। तो आज के लिए थोड़ा मजबूत ऑफ कोर्स बना हुआ है, बट अदरवाइज उतनी मजबूत चार्ट इसकी नहीं है। पर एक स्टॉक जो ज़बरदस्त तेज़ी में रहा है, कुणाल जी आपसे इस पर राय लूँगा क्योंकि लगातार आप ही इस पर व्यू भी देते हैं। लिंडे इंडिया आज भी देखिए 10% ऊपर है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में एक बहुत ही बड़ी मूव लिंडे इंडिया में आती हुई दिख रही है। सर क्या है राय इस चार्ट पर जिस तरह से ये मूव कर रहा है? देखिए सुपर स्ट्रक्चर है इसका, दीपांशु बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। 3000 के आसपास एक रेजिस्टेंस थी जिसकी चर्चा भी हम लोगों ने पहले की है, आज वो लेवल भी पार होता हुआ दिख रहा है। जबरदस्त मोमेंटम स्टॉक है और ये जो पॉलिसी है इसका बड़ा बेनिफिशियरी होगा लिंडे इंडिया। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल निश्चिंत होकर के बने रहें। अब ये क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी में है, लेवल्स देने का कोई मतलब नहीं है। बहुत संभावना है कि 3500 3600 के लेवल्स आपको देखने को मिले। तो जिन्होंने भी लिया हुआ है होल्ड करने की राय। ओके, अगर लिया हुआ है तो होल्ड करें। ये है लिंडे इंडिया, बढ़िया मूव आ रही है। मिंदा कॉप, सुमित जी इसका चार्ट देखें 10% का स्पाइक आ रहा है और अभी अभी एक मूव आती हुई दिखी है मिंदा कॉप में। क्या राय है सुमित जी? दीपांशु आज 200 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो स्टॉक के अंदर पिछले 15 दिनों के जो साइडवेज कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। फिर ऊपर में स्टॉक 215 रुपए से लेकर 225 रुपए तक का मूव दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो जिन्होंने बाय करा है वो लोग पोजीशन होल्ड करें, 190 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 215 से 225 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में मिंडा कॉप में देखने को मिल सकते हैं। मिंडा कॉप पर भी रखिए नजर, बढ़िया मूव आ रही है। और कल ऑफ कोर्स लिंडे इंडिया ये जैन साहब की पिक ऑफ द वीक भी थी, 10% की मूव आ गई है इस काउंटर पर। तो जबरदस्त एक्शन कुछ कैश स्टॉक्स में आ रहा है, इंडेक्स पर तो थोड़ी सुस्ती है। पर आइए इंडेक्स पर क्या करके जाना है, फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी आज की ले लेते हैं अनिल सिंघवी के साथ। कभी कभी खुशी के लिए एक गलती काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर ग्लोबल बाजार सुस्त है बट थोड़ा नीचे से रिकवर ये भी हुए हैं, क्या करके नैस्डैक फ्यूचर्स पूरा रिकवर हो गया? बिल्कुल ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं है। इसलिए 2 बजे दीप हम ये बात कर रहे थे कि 16600 के ऊपर 3 बजे तक रहता है तो कोई चिंता की बात नहीं। तो क्लोजिंग कोई खराब नहीं हो रही, 16600 के ऊपर आप क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। सो मेरा ये समझना है कि अगर आपको हेजिंग के लिहाज से रखना है तो 16500 या 16400 का पुट लेकर रखें। कोई अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो 200-250 पर नीचे खुलने वाला हो किसी वजह से तो 16400 का पुट हेज रख सकते हैं, या आप चाहें तो 17000 का कॉल बेच सकते हैं, दोनों में से जो भी रखें। अदरवाइज अभी तक ट्रेंड इंटेक्ट है। 5 दिनों की एक तरफा तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। हो सकता है थोड़ा यूएस फेड की मीटिंग के पहले थोड़ा ऊपर नीचे हो। एक्सपोजर कम कर लें, रिस्क मैनेजमेंट रखें। बाकी एक आध 5 दिन बढ़कर एक दिन हल्का नीचे बंद होता है तो ट्रेंड में कोई खास ऐसा बदलाव हुआ हो वैसा नहीं है। और अच्छा साइजेबल ढंग का करेक्शन आ गया दिन के लिए, वो ठीक है। बैंक निफ्टी का जहाँ था वाले 35,000 के ऊपर ही बन रहे हैं, ऐसा कुछ खराब नहीं है। 34,700 हमने क्लोजिंग स्टॉप लॉस दिया था, आप देखिए आज का लो 34,700 बनाकर वहीं से गुमा है। सो बैंक निफ्टी भी ठीक है। तो अगर आपको रिस्क कम करनी है तो हल्का कर लीजिए, अदरवाइज आप सूटेबल स्टॉप लॉस के साथ या पुट ऑप्शन के साथ अपनी लॉन्ग पोजीशन रख सकते हैं। पुट ऑप्शन आपका बैंक निफ्टी पे 34,500 का होगा, 16,400 का निफ्टी पर होगा। अगर आप शॉर्ट हैं
तो आपके लिए सिंपल सा एक तरह से स्टॉप लॉस आपका 17,000 या 16,900 का होता है ऊपर की तरफ का, उस हिसाब से आप अपनी हेजिंग कर सकते हैं। या और बैंक निफ्टी पे 35,700 के आसपास का 750 का होता है। तो बेसिकली रेंज के बीच में बंद हो रहे हैं, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी की संभावना है। तो अगर आपको रिस्क कम रखनी है, हल्के कर लीजिए। अदरवाइज थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड आपका, तो अभी भी आप लॉन्ग पोजीशन को रख सकते हैं, खराब क्लोजिंग नहीं हो रही है। बिल्कुल, तो पोजिशनल ट्रेड है, लॉन्ग पोजीशन होल्ड करिए, पुट के साथ हेज कर ले। जो 16,600 के लेवल की अनिल जी ने बात करी थी वो बाजार होल्ड करते हुए दिख रहा है। बैन से बेनिफिट, कल तो हमने देखा इस सीरीज में पहली बार एक स्टॉक बैन में आया, बलरामपुर चीनी। क्या कुछ और बदलाव हो सकते हैं कल के लिए, जानते हैं देवांशी के साथ। बताएं देवांशी, बलरामपुर तो है बैन में, आएगा बाहर या बना रहेगा, और क्या बदलाव हो सकते हैं? बलरामपुर चीनी ये स्टॉक है जो बना रहेगा, क्योंकि अभी भी मार्केट वाइड पोजीशन करीब 93% के आसपास है। और दो स्टॉक्स हैं जिसकी पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले तो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, आज जिस तरह से मूव आया है, पोजीशंस काफ़ी बन चुकी है और 94% तक की पोजीशन बनी है, 95 के लेवल्स के ऊपर आता है तब भी ये बैन में आएगा। और दूसरा सेल है, जो अभी जो मार्केट वाइड पोजीशन है वो 93% है और 2% चाहिए, अगर उसके पास जाता है तभी ये बैन में आएगा, वरना फिर सिर्फ बलरामपुर चीनी बना रहेगा। बलरामपुर चीनी बैन में बना रहेगा, इसमें कोई चेंज ना एक्सपेक्ट करें। इंडिया बुल्स हाउसिंग और सेल यूजुअली बैन फेवरेट्स रहते हैं, लग रहा है कि शायद ये आ सकते हैं, बॉर्डर पर हैं इस समय। देखते हैं आखिरी 10 मिनट में कुछ पोजीशंस में बदलाव आते हैं कि नहीं। पर तब तक सिद्धार्थ जी की तरफ से आज क्लोजिंग शो की तीसरी पिक, सुपर सेट। बताएं सर। देखिए दीपांशु, ये क्लू मैंने अनिल जी की बात से लिया, जब उन्होंने कहा कि लोगों के विपरीत जो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, तो इसका एक फायदा जो ऑटोमोबाइल कंपनी को पड़ता है और ग्रोथ भी है, वो कंपनी है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड प्योर कमर्शियल व्हीकल प्ले, बहुत ही मजबूत कंपनी। मुझे लगता है यहां से खरीदारी जरूर होनी चाहिए। वॉल्यूम्स दमदार आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है। इन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, सीएनजी के ट्रक्स। ये सीएनजी के जो प्रोडक्ट्स है, इसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देखा गया है मार्केट में। तो अशोक लेलैंड बेहतरीन है, मार्जिन्स बेहतर हो सकते हैं आने वाले समय में, और 34% सीएजीआर ग्रोथ से कंपनी ग्रो हो सकती है अशोक लेलैंड। मुझे लगता है कि अगर आपने पोजिशनली 1-2 महीने के लिए भी खरीदारी करनी हो तो 118 का टारगेट रखना चाहिए, और अगर 1.5-2 साल के लिए रख लिया तो 157 का टारगेट रखना चाहिए अशोक लेलैंड पे। वॉल्यूम्स बेहतर हो सकते हैं और सीएनजी का इनका जो प्रोडक्ट है उसमें अच्छा ट्रैक्शन बिल्ड होते दिख रहा है, तो अशोक लेलैंड पे खरीदारी की राय। ओके, तो बड़े टारगेट सिद्धार्थ जी की तरफ से। नियर टर्म में तो आप 118 का टारगेट रखें, बट लॉन्ग टर्म में देखिए या पोजिशनल बेसिस पर देखिए 157 तक के टारगेट आ सकते हैं। 40-45% ऊपर सिद्धार्थ जी को लग रहा है ये स्टॉक आपको आते हुए दिख सकता है, तो डेफिनेट वहां पर एक अच्छी मूव आप एक्सपेक्ट करें अशोक लेलैंड। आज ऑटो स्टॉक से थोड़ा सहारा भी आपको मिल रहा है, सहारा मिल रहा है कई सारे कैश स्टॉक से। आज मिड कैप्स में हमने फिर भी थोड़ा बेटर एक्शन देखा है। एपीएल अपोलो, इस चार्ट को भी पुल अप करिए, यहां पर भी आपने एक अच्छी मूव आती हुई देखी है। 5% का अप मूव एपीएल अपोलो के चार्ट पर आपको आते हुए दिख रहा है, तो वहां पर भी थोड़ा पॉजिटिव एक्शन बना हुआ है। सुप्रीम पेट्रो बाय द वे अब 10% ऊपर हो गया है, तो यही एक मूव है जो आप देख रहे थे, कल आती हुई दिख रही थी, अब आज और मोमेंटम पकड़ती हुई दिख रही है। सुप्रीम पेट्रो अब 10% की तेजी दिखा रहा है, तो कैश मार्केट में ही बढ़िया एक्शन बाजार में बना हुआ है, जहां से आप जाकर मूव आते हुए देख रहे हैं। भारत डायनामिक्स, ये भी एक और काउंटर है जहां पर अच्छी मूव आ रही है, डिफेंस रिलेटेड काउंटर। भारत डायनामिक्स, जरा बंसल जी चार्ट देखें इसका। देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, डिलीवरी में इसको खरीद के रखना चाहिए। और इसमें अगर आप देखें तो इसका आईपीओ प्राइस के बाद से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं करा था और अब ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में आया है, तो एकदम बढ़िया बैट लगती है। 10 की कमाई के जो पैरामीटर्स हैं सारे फुलफिल करता है। 18 से 25% के गेन के लिए 3 से 4 महीने का नजरिया बना के डिलीवरी में खरीदारी की राय है भारत डायनेमिक्स में। अच्छी पोजिशनल पिक हो सकती है भारत डायनामिक्स, इस पर रखेंगे नजर। कुछ फाइनल कॉल्स भी लेने का वक्त आ गया। विश्वेश जी की भी एक कॉल है तैयार, उससे पहले जय ठक्कर कतार में रेडी थे, स्वागत करते हैं उनका कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। सुप्रीम पेट्रो तो दमदार कॉल रही है आपकी, अगर उस पर कोई अपडेट है तो वो भी दें, और ऑफ कोर्स बताएं कैश का ऑप्शन।
वेरी गुड आफ्टरनून टू, थैंक यू दीपांशु। बिल्कुल कल दिनों 10 की कमाई में हमने सुप्रीम पेट्रो रेकमेंड किया था और अच्छी खासी बढ़त वहां पे देखने मिल रही है। आई मीन जिसे प्रॉफिट बुक करना है वो कर सकते हैं, या तो एक डीप में लेवल बताता हूँ वहां पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। वो लेवल रहेगा नीचे में 827 का 827, इधर 827 पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर आप बने रहे स्टॉक में 900 प्लस के लेवल्स के लिए, अदरवाइज यू कैन बुक प्रॉफिट्स। कैश का ऑप्शन में मेरे पास जो रिकमेंडेशन है वो बैंक निफ्टी का 34,800 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदने का है। 425 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है दीपांशु अभी। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 258 पर, तो 425 पर खरीदे, 425 पर खरीदे, 258 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है इसको। टारगेट पहला जो दीपांशु यहाँ पे बन रहा है वो है 596 एंड सेकंड टारगेट जो है वो है 712। सो 596, 712 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। बैंक निफ्टी का 34,800 का पुट बहुत ही क्रूशियल लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 35,000। बट मैंने एक चीज जो आज ऑब्जर्व की थी वो है कि 35,200 जो एक लेवल इंपॉर्टेंट था वो मैं देख रहा था, उसके नीचे क्लोज होने की संभावना काफी हद तक है। एंड बिलो 35,200 आई थिंक प्रोबेबिलिटी है कि 34,500 के लेवल टेस्ट हो सकते हैं, हेंस 34,800 का पुट रेकमेंड किया है। ओके, तो ये है आपके लिए जय की तरफ से 34,800 का पुट खरीदने की राय आती हुई। 425 में खरीदना है तो थोड़ी और वीकनेस यहाँ से दिख रही है। 35,000 के एग्जैक्ट लेवल पर है बैंक निफ्टी इस समय। शुक्रिया जय ये कैश का ऑप्शन देने के लिए। जय का जैकपॉट भी लेंगे, उससे पहले विश्वेश जी के पास चलते हैं विश्वेश के विशेष के लिए। बताएं सर। शॉर्ट करना है टाटा स्टील फ्यूचर जो भी 1238 1240 के आसपास चल रहा है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है 1275 का रखना होगा। और नीचे में जो टारगेट बन के आ रहा है दीपांशु वो है 1170 और 1120। समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि टाटा स्टील एक ब्रॉड रेंज में है सिंस दिसंबर, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 मंथ का कंसोलिडेशन हो गया और ये सम सॉर्ट ऑफ एक्सपैंडिंग ट्रायंगल का शेप ले रहा है और इसका लोअर एंड ऑफ द रेंज तो समवेयर अराउंड 1000 है। तो मुझे लगता है आज एक अच्छा ब्रेकडाउन आया है, अगेन 200 एवरेज के नीचे क्लोज दे रहा है। मुझे लगता है अगर मार्केट में थोड़ी सी ग्लोबल वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो मेटल एज अ सेक्टर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, 1275 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करे टाटा स्टील को, और मुझे लगता है कल के दिन में शायद ये मूव कर सकता है। ओके, तो टाटा स्टील पर सेल कॉल दे रहे हैं विश्वेश जी। ऑलरेडी हमने कमजोरी मेटल काउंटर्स में बनती हुई देखी है। सेल, JSPL, JSW स्टील एंड ऑफ कोर्स टाटा स्टील, ये आपके लिए कुछ काउंटर्स हैं जो आज की गिरावट को लीड कर रहे हैं। बलरामपुर चीनी हालांकि बैन में है, पर बैन में आने के बाद एक बड़ी गिरावट आज आपने इस काउंटर पर भी आते हुए देखी है। MGL ये एक और स्टॉक है जहां पर आपने भारी गिरावट देखी है। वागले साहब काफी वॉलेटाइल हो गया, ये एक दिन ऊपर जाता है एक दिन नीचे जाता है, जितनी तेजी से ऊपर गया था उतनी तेजी से आज नीचे आया। सर क्या चल रहा है MGL में? ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया। 800 का एक रेजिस्टेंस था जो मुझे लग रहा था क्लियर करेगा, क्योंकि कल जो वॉल्यूम आए थे ये लग रहा था कि 830 840 तक की स्टॉक जाएगा, बट वो नहीं हुआ। और अभी ये लेवल पे बेचना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा बाउंस आएगा 770 के आसपास, वहां पर बेचना चाहिए। 755 में मुझे लगता है एक बाउंस आएगा, वो बाउंस पे निकल जाएगी। ओके, तो बाउंस पे निकलिए। फिलहाल यहाँ पर आप दूर ही रहें कुछ ऐसे काउंटर से। NMDC सुमित जी ये भी दबाव में है, 150 के नीचे क्लोज होने जा रहा है। इसमें और वीकनेस देखते हैं? पूरा सेक्टर ही दबाव में है, तो NMDC के अंदर यहाँ से नीचे के अंदर जो लेवल देखने को मिल सकते हैं 5 रुपए से 7 रुपए का और नीचे का लेवल देखने को मिल सकता है। 145 142 रुपए तक के लेवल NMDC के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो 145 142 के लेवल्स NMDC में आपको देखने को मिल सकते हैं। सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही है कुछ मेटल काउंटर्स की आज के ट्रेड के लिए। बंधन और AU सिर्फ दो ही बैंक्स हैं जो ऊपर क्लोज हो रहे हैं, उसके सामने सारे आज फिसल कर बंद हुए हैं। कोटक ऑफ कोर्स गिरावट लीड कर रहा था, पर हमने देखा है कि आज एक्सिस जैसे काउंटर में भी 2% की गिरावट रही है। 700 के नीचे एक्सिस क्लोज हो रहा है। नितिन जी अगर यहाँ से और थोड़ा रोटेशन आता है तो और गिरावट एक्सपेक्ट करें 700 के नीचे एक्सिस? कि एक्सिस बैंक में नीचे करीब 680 तक के लेवल आने की संभावना है, क्योंकि ऊपर रेसिस्टेंस 710 और 720 पे काफी है, और अगर आप कॉल राइटिंग देखेंगे तो 700 720 730 सारे लेवल पे कॉल राइटिंग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार 680 का लेवल टेस्ट कर सकता है, तो इस लेवल से और वीकनेस की गुंजाइश लग रही है। बिल्कुल, तो इस लेवल से और वीकनेस की गुंजाइश लग रही है।
तेजी का सिक्सर तो आज नहीं हुआ। 5 दिनों की तेजी के बाद आज बाजार वो ट्रेंड ब्रेक करते हुए देख रहे हैं। 5 दिनों में जितना बढ़िया रिबाउंड रहा है उस हिसाब से देखेंगे तो 200 पॉइंट 200-225 पॉइंट्स की कट आपको निफ्टी पर उतनी खराब नहीं दिखेगी। बट ब्रेथ आज सुबह काफी अच्छी खुले थे हम, 40 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव थे, उसके सामने हम देख रहे हैं लगभग 40 निफ्टी स्टॉक्स आज नेगेटिव बंद होते हुए दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा गिरावट कमोडिटी लिंक नेम्स में थी। हिंडाल्को टॉप लूजर 5% की गिरावट के साथ, टाटा स्टील, ओएनजीसी, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, यहां पर भी आपने 4 से 5% की गिरावट आती हुई देखी है। कोटक बैंक इस पर थी कमजोरी, इसके साथ ही एक्सिस बैंक, यहां पर वीकनेस दिखी। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक, इन दिग्गजों से भी सहारा नहीं मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये 2% नीचे था, बाजार के प्रेशर में इसने ऐड किया। साथ ही हमने देखा टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन जैसे काउंटर्स में भी गिरावट आई। विप्रो भी आपको वीक दिखा। तो कोई भी ऐसा बड़ा एरिया बाजार का नहीं था जहां से आपको सपोर्ट आते हुए दिखे। इनफैक्ट लगभग सारे ही कमजोर थे। थोड़ा एफएमसीजी ने होल्ड आउट करने की कोशिश करी। टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, नेस्ले, एशियन पेंट्स, यहां पर थोड़ी खरीदारी थी। टाइटन में एक्शन देखा। चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स आज एक्शन में थे। सिप्ला, डिवीज लैब, भारती एयरटेल भी आज मूव दिखाते हुए दिखा, बट ज्यादा बाजार को ये सपोर्ट नहीं कर पाए और इवेंचुअली आप 200-225 पॉइंट के कट के साथ क्लोज हो रहे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आए तो बंधन और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों ही काउंटर्स में आज अच्छा रिबाउंड रहा। हालांकि आरबीएल ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। मदरसन सुमी ये भी आगे था, जो मैं बात कर रहा था ऑटो काउंटर्स के लिए अच्छा दिन। चुनिंदा केमिकल स्टॉक्स के लिए भी अच्छा दिन था। तो एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन, यहाँ पर आपने अच्छी खरीदारी आती हुई देखी। इनफैक्ट एसआरएफ पे तो बड़े टारगेट्स भी आए। पॉलीकैब में अच्छा एक्शन था। इंडिया बुल्स हाउसिंग पॉजिटिव मूव कर रहा था, हालांकि दिन की ऊंचाई से काफी तेजी से ये भी फिसला है। बलरामपुर चीनी बैन में आने के बाद 8% का कट। माइंड ट्री इस पर आपने 6% का कट आते हुए देखा। बट अगेन कमोडिटी लिंक्ड प्लेस सबसे ज्यादा दबाव था। तो एनएमडीसी, हिंदुस्तान कॉपर, जेएसपीएल, स्टील अथॉरिटी, वेदांता, ये सारे काउंटर्स फिसले हैं। आईजीएल, एमजीएल दोनों पर आपने दबाव देखा है। जीएनएफसी जो पिछले कुछ दिनों में बढ़िया तेजी में बना हुआ था, ये भी आज फिसला ही है। कैश मार्केट में भी काफी सारे स्टॉक्स में वीकनेस देखी है आपने। शारदा क्रॉपकेम 7% नीचे, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 7% की गिरावट, केएनआर कंस्ट्रक्शंस, वोकाट राइट इशू शुरू होने के बाद इसमें वीकनेस आपको दिख रही है। आइनॉक्स लीजर आज गिरते हुए दिखा है। जिंदल स्टेनलेस, बीएएसएफ, इस पर भी वीकनेस दिखी। डीसीएम राम, गार्डन रीच शिप बिल्डर, बिरला कॉप, इंगरसॉल रैंड, एचईजी, कुछ और काउंटर्स थे जहां पर गिरावट दिखी। पर लिंडे इंडिया 10% की मूव, 11% आज भी। मिंदा कॉप 9% ऊपर। पॉलीप्लेक्स में बड़ा ब्रेकआउट आज आते हुए दिखा। सेंचुरी प्लाई, सचिन जी इसके बारे में सुबह बात कर रहे थे। एंजल वन, भारत डायनामिक्स, वेंकीज, नीलकमल और प्रेस्टीज एस्टेट्स, कुछ और काउंटर्स जहां पर खरीदारी देखी। तो ऑल इन ऑल 16,600 के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की एनर्जी बात कर रहे थे उसको आसानी से निफ्टी ने डिफेंड किया। पर 35,000 के जस्ट नीचे बैंक निफ्टी आपको बंद होते हुए दिख रहा है। फाइनल क्लोजिंग के फिगर आए उसके पहले आपको बता दें आज शाम का जो दमदार प्रोग्रामिंग का पैनल हमने आपके लिए तैयार किया है उसमें क्या क्या आप देख सकते हैं। अगर आप किसी पावरफुल एसयूवी की तलाश में हैं तो आज हमारा शो जिग्निशन मिस मत करिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे मर्सिडीज की दमदार एसयूवी AMG GLA 35 के बारे में। इसकी हमने करी है टेस्ट ड्राइव। साथ ही आपको बताएंगे इस हफ्ते कौन कौन सी नई गाड़ियां हैं जहां पर आप भारतीय बाजार में लॉन्चेस होते हुए दिख सकते हैं। तो सारे ऑटो कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत करी है, उसके बारे में बताएंगे और जो नए लॉन्चेस हैं उस पर भी करेंगे फोकस। जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के साथ आप जिग्निशन जरूर देखें शाम 4:26 तक। रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम अगर आप चाहते हैं तो आपका अपना मकान इसमें किस तरह की मदद कर सकते हैं अपने मकान खरीदने में, इसके बारे में बताएंगे। और आपका मकान आपके लिए कैसे आय कमा कर दे सकता है ये भी आपको बताएंगे। ऐसा करने में आपकी मदद करेगी रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम। तो आज मनी गुरु में आपको इसी के बारे में हम बताने वाले हैं कि रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम होता क्या है और कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सबसे आसान भाषा में शाम 6:26 पर आपका अपना मकान पेंशन का इंतजाम, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही इंडिया 360 में रूस और यूक्रेन के बीच जो आज चौथे दौर की बातचीत होनी है, क्या दोनों देश के बातचीत की टेबल पर भी बैठे हैं, पर लेकिन क्या यहां से कुछ फाइनल फैसले निकल कर आ सकते हैं? क्या वजह है कि इतनी बार भी हम बातचीत देख रहे हैं तब भी यहाँ पर गोलीबारी जारी है, युद्ध रुकने का कोई आसार दिख नहीं रहे हैं? क्या है यहाँ पर सुझाव? क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर बातचीत अड़ सकती है या फिर आगे बढ़ सकती है? इस पर करेंगे विश्लेषण। बातचीत जारी, फिर क्यों है बमबारी?
और इसी के साथ ही होगी कई और अहम खबरें और उनका भी विश्लेषण हम करने वाले हैं। तो देखना मत भूलें शाम 7:56 पर इंडिया 360। और साथ ही आज का दिन खास है क्योंकि आज है ग्राहकों का दिन। पूरी दुनिया आज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मना रही है। इस बार की थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। बदलती डिजिटल दुनिया में डिजिटल ग्राहकों के अधिकारों पर आज शाम 5 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ होंगे खास मेहमान जो बताएंगे कि कंज्यूमर होने के नाते से आपके क्या क्या अधिकार हैं, राइट प्रोटेक्शन के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए और नए डिजिटल वर्ल्ड में क्या है ग्राहकों के अधिकार। हमारे साथ होंगे खास मेहमान पुष्पा गिरिमा जी जो कि हैं कंज्यूमर लॉ एंड सेफ्टी एक्सपर्ट, साथ ही रेखा अग्रवाल जो हैं सीनियर कंज्यूमर लॉयर और आनंद बजाज जो कि हैं एमडी पे नियर बाय के। तो 4:56 पर जरूर देखें डिजिटल ग्राहक जागो, आज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे पर हमारी खास पेशकश। फाइनल क्लोजिंग फिगर आपके सामने 16,660 पर निफ्टी की क्लोजिंग 663 और 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 35,022 पर लगभग 300 पॉइंट के कट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज शो में जुड़ने के लिए। नितिन जी, विश्वेश जी आपका भी, सिद्धार्थ जी, राकेश जी, कुणाल जी, बागले साहब, सुमित जी, आप सभी का और जय ठक्कर भी जो आज जुड़े और हमें अपने कॉल्स दी हैं।